तुमने पता लगाया वो कौन है? आशी जल्दी से नीचे से इयरिंग उठाकर अपने कान में पहन लेती है और जल्दी से रेडी हो नीचे दौड़ते हुए आती है, क्योंकि आशी जानती थी कि अगर वो लेट हो जाएगी तो वो नीली आंखें वाली पूरे घर को अपने सर पर उठा लेगी। बार बार आशी जब तक नीचे नहीं आई तब तक नियारा बड़ी बड़ी ही चिल्ला रही थी। आशी को अपने सामने देख नियारा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ए फ्लैट आगे नियारा अपनी आंखें जो पहले से ही बड़ी है और बड़ी बड़ी कर आशी को विस्मय से देख रही थी। आशी ने आज लाइट येलो कलर का लहंगा, व्हाइट ब्लाउज और ऊपर येलो कलर की नेट की चुन्नी, जिसमें आशी सुबह सुबह की सूरज की किरण की तरह चमचमा रही थी। आशी सीढ़ियों से जल्दबाजी में उतरते हुए अपने सर पर पल्लू रख लेती हैं, क्योंकि सामने छोटा रणधीर चौधरी जो खड़ा था। नियारा की इतनी तेज आवाज सुन आशी के साथ साथ बाकी के घर वाले भी आ गए थे। सभी अपने सामने च्युगम चबाती उस 5 फीट 5 इंच की दूध के जैसी सफेद मोटी मोटी नीली आंखें और उस पर कली हेयर जो कि उस लड़की की पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगा रहे थे। रत्ना देवी आशी की ओर देख टोंट मारते हुए कहती है, अच्छा तो ये इस आशी की संगत है। नियारा आशी के सामने आकर आशी के चारों ओर आश्चर्य से चक्कर लगाते हुए हैरानी से कहती हैं, क्या ये मेरे सामने आशी जिंदल खड़ी है? इंडिया की टॉप मोस्ट बिजनेस वुमेन में से एक, द आशी जिंदल, जो खुद में एक ब्रांड है। वो मेरे सामने सर पर पल्लू लेकर लहंगे में खड़ी है। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव माई आईज दैट आशी जिंदल इज रियली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने आशी जिंदल खड़ी है। आशी नियारा को घूर कर देखती है। रणधीर चौधरी नियारा की ओर देखते हुए आशी से पूछते हैं, कौन है ये और सुबह सुबह आकर यहाँ तमाशा क्यों कर रही है? नियारा अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहती हैं, तमाशा तो आपने बना रखा है मेरी सीईओ फ्रेंड का। क्या थी ये और क्या बना दिया? देसी हस्बैंड की देसी वाइफ। सभी घर वालों की नजरें आशी पर आकर थम जाती हैं। आशी अपनी एरोगेंस से भरी आवाज में कहती है, ये मेरी फ्रेंड है, किसी जरूरी काम से आई है, थोड़ी देर में चली जाएगी। नियारा आशी की बात को बीच में ही काटते हुए कहती हैं, ओह हेलो डियर फ्रेंड, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ 1 वीक के लिए आई हूँ। आशी नियारा को हैरानी से अपनी छोटी नजरें कर देख रही थी, क्योंकि आशी को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसकी फ्रेंड बस 10 मिनट मिलकर अपने काम का बहाना कर चली जाती हैं, वो 1 हफ्ते के लिए आशी के साथ रहने आई है। आशी नियारा का हाथ पकड़ कर बाहर गार्डन में आ जाती है। आशी अपनी मोटी मोटी आंखों से नियारा को घूर रही थी, लेकिन नियारा तो सामने बेफिक्र हो चेयर पर बैठकर अपनी मुंह में ली च्युगम को फेंकने वाली थी कि तभी आशी नियारा के एक्शन को देख समझ जाती है कि नियारा क्या करने वाली है। नियारा ऐसा कुछ करती उससे पहले ही आशी साइड में रखे डस्टबिन की ओर इशारा करते हुए कोल्ड वॉइस में कहती है, वहां जाकर थूको इसे। आशी की सर्द आवाज सुन नियारा आशी को शांत करवाते हुए कहती हैं, बड़ी रिलैक्स, तुम तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। तुम्हारे अकेले के ऐसा करने से ये भारत स्वच्छ नहीं होने वाला। आशी अपनी सर्द नजरें नियारा पर बनाए रखती है। नियारा अपनी जगह से उठकर डस्टबिन में जाकर अपनी मुंह की च्युगम को थूक कर आ जाती है और फिर से चेयर पर फैलकर पैर पर पैर रखकर बैठ जाती है। आशी चारों ओर नजरें दौड़ाकर देखती है और धीरे से आशी से नियारा से कहती हैं, जो काम दिया था वो हुआ या नहीं? नियारा, बड़ी, तुम एक इशारा तो करो, फिर देखना उसका चैप्टर ही क्लोज कर दूंगी। आशी थोड़ी सी तेज आवाज में कहती है, पहले मैं जानना चाहती हूँ कि वो किसके लिए काम करता है। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें ये काम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बात पापा से जुड़ी है। आशी की बातों में क्यूरोसिटी भी नजर आ रही थी, क्योंकि आशी जानना चाहती है कि आखिर कौन और क्यों कोई नहीं चाहता कि उसके पापा ठीक हो। ये आशी के लिए पता लगाना बहुत जरूरी था। नियारा एक प्राइवेट नंबर है, जो सबसे ज्यादा इनकमिंग कॉल्स है उस केयरटेकर के पास, लेकिन नंबर किसका है? और हाँ, कोई प्राइवेट अकाउंट से 10 लाख रुपए हर महीने उस केयरटेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। उस शख्स का पता लगाना मुश्किल है। आशी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आशी आगे अच्छे से चारों ओर तसली करती है कि कोई है तो नहीं। किसी को आसपास ना पाकर आशी नियारा से कहती है, प्लीज निया, क्या तुम अपनी एजेंसी की हेल्प नहीं ले सकती? नियारा टोटली शॉक थी और अपनी जगह से एक झटके के साथ खड़े होते हुए आशी को अपनी आंखें फैलाए सदमे से देख रही थी और कहती हैं, तुम पागल हो गई हो, मैं अपने पर्सनल काम के लिए उनकी हेल्प नहीं ले सकती, ये उनके रूल्स के अगेंस्ट है। एक आशी और श्री ही थी जो नियारा के काम के बारे में जानती थी, लेकिन नियारा को उम्मीद नहीं थी कि आशी कभी उसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए नियारा की एजेंसी की हेल्प लेने के लिए कहेगी। नियारा एक सीक्रेट एजेंट है जो अपनी एजेंसी की ओर से मिले सीक्रेट मिशन को अंजाम देती है। बाकी कोई भी नियारा के काम के बारे में कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि नियारा की अपनी फैमिली भी नहीं। नियारा अपने सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है। आशी ने ये सब बस उस शख्स को पकड़ने के लिए क्यूरियोसिटी और उत्सुक होकर कह दिया था, वरना नियारा की एजेंसी के सख्त रूल्स के बारे में आशी बहुत अच्छे से जानती है।
आशी एक गहरी सांस ले खुद को नॉर्मल करते हुए कहती हैं, सॉरी निया, मैं जानती हूँ तुम्हारे रूल्स, लेकिन मैं खुद को इस समय लाचार महसूस कर रही हूँ। मैं जिंदल फैमिली के दुश्मन से बिना ये जाने कैसे निपट पाऊंगी कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। ये कहते समय आशी की आंखों में हताशा साफ नजर आ रही थी। नियारा आशी की फीलिंग को अच्छे से समझ पा रही थी कि उसके पापा उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आशी के लिए उसके पापा किसी प्रोटेक्ट या सुपर हीरो से कम नहीं थे। सच कहे तो आशी को आज भी ऐसा ही लगता है कि उसके पापा की हालत उसे बचाने के चक्कर में ही ऐसी हुई है कि वो अब ठीक से बोल और चल भी नहीं सकते। और आशी ये जानने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक है कि वो कौन है जो ये सब कर रहा है। नियारा आशी को हक करके आशी को आश्वस्त करते हुए कहती है, मैं समझती हूँ तुम्हारी सिचुएशन और परेशानी को, लेकिन तुम जानती हो कि मैं भी मजबूर हूँ। मैं इससे ज्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। आशी पीछे हट नियारा से कहती हैं, इट्स ऑक, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई और सब जानते हुए भी वो सब कह दिया। नियारा को कुछ अलग सा अचानक फील होता है, जैसे उन्हें कोई घूर रहा हो। नियारा अपनी नजरें दौड़ती है तो कुछ दूरी पर बालकनी में खड़े शख्स पर नजर जाती है। जैसे ही नियारा उस ओर अपनी नजरें करती है, वो शख्स अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लेता है। नियारा आशी को टीस करते हुए कहती हैं, ओहो बड़ी, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतना प्यार करता है कि तुम पर से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रहा। आशी नियारा से इरिटेशन से कहती हैं, लगता है तुम ये जॉब करते करते पागल हो गई हो। नियारा आशी के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और आशी को शोल्डर से पकड़कर उस ओर देखने का इशारा करती है, जिस और बालकनी में वो लड़का खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। नियारा आशी से कहती हैं, शायद मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए चले गए। आशी, जब करण घर पर है ही नहीं तो वहां कैसे होगा। नियारा अपने मन में सोचती हैं, लेकिन मैंने तो देखा था, वो आशी को कैसे इंटेंस नजरों से देख रहा था। अगर वो बड़ी का हस्बैंड नहीं था तो कौन था। आशी नियारा से पूछती हैं, क्या तुम यहाँ किसी सीक्रेट मिशन पर हो, वरना तुम कभी 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती कभी। नियारा एक मिस्टीरियस स्माइल कर अपनी पलकें झपका आशी के सवाल पर सहमति जता देती है। आशी जानती थी कि नियारा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताएगी, इसलिए आशी आगे कुछ पूछती भी नहीं है। थोड़ी देर बाद आशी और नियारा अंदर चले जाते हैं। नियारा को आशी अपने कपड़े चेंज करने को देती है। नियारा मना करते हुए कहती हैं, मैं यहाँ शादी में शामिल होने नहीं आई। रुकने कहा वाली हो तुम। आशी अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहती है, यही रुकना है ना तो चुपचाप से ये साड़ी पहन लो। थोड़ी देर में आशी नियारा को अच्छे से साड़ी पहना देती हैं। अब तो आशी भी एक्सपर्ट हो गई थी साड़ी पहनने में। सिमरन जी आशी को बुलाने रूम में जाती हैं। सामने आशी और नियारा को देख सिमरन जी तो उन्हें देखती ही रह जाती है। येलो व्हाइट फ्लावर प्रिंट की वो साड़ी नियारा पर बहुत खिल रही थी। सिमरन जी अपनी आंख से काजल निकालकर दोनों के कान के पीछे लगा देती है। नियारा आशी के कान में धीरे से फुसफुसाती है, ये तुम्हारे हस्बैंड की मॉम है, आई मीन तुम्हारी सासू माँ। आशी नियारा की ओर देख पलके झपका देती है। नियारा आशी के कान में आगे कहती है, ओ ए बड़ी, ये तो टीवी सीरियल वाली मेलोड्रामा सास नहीं लग रही। आशी नियारा की ओर घूर कर देखती है। नियारा खामोश हो जाती हैं। सिमरन जी नियारा की मन की बात को समझ जाती है। सिमरन जी नियारा के सर पर प्यार से सहलाते हुए कहती हैं, जरूरी नहीं कि सास सास बनकर रहे। अगर बहू बेटी की तरह प्यारी हो तो उसकी माँ बनने में बुराई ही क्या है। नियारा एक सीटी बजाते हुए कहती हैं, ओहो आंटी जी, क्या डायलॉग मारा है। सिमरन जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, चलो अब नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा, रस्में भी तो शुरू करनी है और तुम्हें नीति का तो पता ही है ना, हाय हाय करके सारे घर को सर पर उठा लेगी। धीरे धीरे कर गांव की औरतें भी हवेली में आना शुरू हो गई थी। आदि हॉल के बीचों बीच एक चौकी पर बैठा था और एक साइड नीचे गद्दे बिछाकर महिलाएं अपने गीत गा रही थी। आज आदि की हल्दी जो थी, नीति एक सर्वेंट से कहती है, हाय हाय भैया, सबूत हल्दी मंगवाई थी, ना कि पाउडर वाली। सुहाना नीति से कहती हैं, मैं लाती हूँ छोटी मामी। तभी सुहाना एक थाल में हल्दी की साबुत गांठें लेकर आती है और आदि के सामने नीचे उस थाल को रख देती हैं। आदि के सामने एक उखल बड़ी सा पत्थर का ओखली टाइप मूसल, एक लकड़ी का डंडा भी वहां पर रखे हुए थे। रत्ना देवी एक आरती का थाल लाती हैं और उसमें से कलावा लेकर आदि के हाथ पर बांध देते हैं और साथ में एक छोटे से लाल कपड़े में राय और एक बिल्कुल छोटा सा लोहे का टुकड़ा। रत्ना देवी आदि से कहती हैं, आज से शादी तक तुम ना ही घर की किसी भी चीज को हाथ लगाओगे और ना ही कोई काम करोगे। आदि मजाक में कहता है, मैं वैसे भी कौन सा घर का कोई काम करता हूँ। रत्ना देवी नीति और संदीप जी को आवाज लगाकर वहां बुलाती है और सात सुहागन के हाथों में भी एक धागा बांध देती हैं, जैसे एक सिमरन जी, एक नीति, एक सुहाना और गांव की 3 औरतें। 7वीं बजती है तो बुआ जी अपनी तिरछी नजरों से आशी की ओर देखती है। सिमरन जी आशी से कहती हैं, चलो आशी बेटा, तुम भी बंधवा लो। आशी मना करते हुए कहती हैं, लेकिन माँ, अगर मेरी कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई तो मुझे जाना होगा।
और मैं रस्मों के टाइम पर नहीं पहुंच पाई तो। रत्ना देवी कहती हैं तुम इस घर की बड़ी बहू हो और अपनी पहली जिम्मेदारी से पीछे भाग रही हो। ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे। आशी सिमरन जी की ओर देखती है। सिमरन जी पलके झपकाकर धागा बंधवाने के लिए कहती है। आशी बंधवा तो लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये था कि अगर कोई एजेंट कंपनी से काम आ गया तो वो दोनों जगह एक साथ मैनेज कैसे करेगी। दो दो करके वो सारी औरतें जिसके हाथ में मूसल को पकड़ हल्दी की गांठों को उसमें दलकर चोट मारती है, हल्दी को कुटती हैं। और एक एक करके सभी वो हल्दी आदि को लगाती है। एक एक करके सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। लास्ट में संदीप जी और नीति जी आदि के बाल में दही लगाके धोते हैं और सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। न्यारा तो ये सब देख बोर हो रही थी। अक्ष जो कि अपने कैमरे में सब शूट कर रहा था, लेकिन अक्ष के कैमरे में न्यारा का चेहरा आता है। अक्ष का सारा फोकस तो बस न्यारा पर ही आकर रुक जाता है। उस फ्लावर प्रिंट की येलो साड़ी में न्यारा को देख अक्ष का दिल तो बेकाबू हो जोर जोर से धड़कने लग जाता है। एपिसोड 92 जाकर पूछो मिस जिंदल से 6 साल पहले। रोनी का बंगलो। रोनी के रूम में चमचमाती सूरज की धूप खिड़की से होते हुए अंदर आ रही थी। रोनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले रोनी की नजरें दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती है। इस समय कमरे में शांति थी और बस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। इस समय दोपहर के 1 बज रहे थे। रोनी जैसे ही उठने को होता है उसे महसूस होता है कि कोई उसके हाथ को पकड़ रखा है। जैसे ही रोनी देखता है तो नाज रोनी के हाथ पर ड्रेसिंग करके उस हाथ को पकड़कर नीचे बैठी बेड पर सर रखकर सो रही थी। नाज के चेहरा अलसाया हुआ, उसके गाल पर आंसुओं की बनी लाइन साफ बयां कर रही थी कि रात नाज कितना रोई होगी। नाज की ऐसी हालत देख रोनी को अपने दिल में दर्द महसूस होता है। रोनी को अपने दिल पर एक भारी बोझ रखा हुआ महसूस हो रहा था। रोनी की आंखें झलक उठती है। रोनी अपना दूसरा हाथ नाज के चेहरे की ओर धीरे धीरे अपने कैपते हाथों को लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही रोनी नाज का चेहरा छूने को होता है, उस कमरे की शांति को भंग करते हुए रोनी का फोन बज उठता है। रोनी नाज के हाथ से धीरे से अपना हाथ छुड़वाकर अपना कॉल पिक करता है। उधर से एक भारी आवाज रोनी के कानों में पड़ती है, उस लड़की को तुम प्यार दिखा रहे हो जिसकी बहन ने हमारे पेरेंट्स को मार दिया। तुम रास्ते से भटक नहीं सकते, समझे तुम। रोनी कुछ कहना चाहता था, लेकिन रोनी के कुछ कहने से पहले ही कॉल कट हो जाती है। रोनी बेचारगी से नाज की ओर देखता है और उठकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रोनी बाहर आता है और अपने हाथ में ली पानी की बाल्टी को नाज के ऊपर उलट देता है। नाज हाफते हुए हड़बड़ा कर उठती है और अपने चेहरे को अपने हाथ से साफ कर सामने खड़े रोनी को घूर कर देखती है। नाज खड़े होते हुए रोनी से कहती हैं, ये क्या बदतमीजी है, अब मुझे चैन से सोने भी नहीं दे सकते। रोनी गुस्से से घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहता है, टाइम देखा है तुमने? दोपहर के 1 बज रहे हैं और महारानी जी कह रही है मुझे सोने नहीं दे सकते। नाज जैसे ही घड़ी की ओर देखती है, उसकी आंखों तो मानो अभी बाहर निकलकर आ जाएंगी। रोनी नाज को घड़ी को ऐसे घूरता हुआ देख नाज के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, तुम्हारे ऐसे घड़ी को घूरने से समय पीछे नहीं जाने वाला, जाकर अपना काम पूरा करो। सफाई की शुरुआत इसी कमरे से करना। इतना कह रोनी वॉशरूम की ओर जाता है, लेकिन नाज के शब्द सुन रोनी के कदम वही जम से जाते हैं। नाज चिल्लाते हुए कहती हैं, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? कैसे कोई 2 ही दिन में अपनी बातों से मुकर सकता है, अपनी ही कही बातों से? नाज की आंखें भर आती है और भरे गले से नाज आगे कहती है, क्या मैंने कहा था तुमसे कि मुझसे शादी करो? क्या मैं आया थी तुम्हारे पास कि मुझे अपना लो? नहीं ना, तो क्यों अब ये सब क्यों कर रहे हो? रिवेंज लेना है? रिवेंज? किस बात का रिवेंज लेने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैंने क्या किया है जो मुझसे रिवेंज ले रहे हो? रोनी नाज की बाजू मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, क्यों जानना है तुम्हें? क्या करोगी जानकर? नाज तो हैरानी से रोनी को देख रही थी। रोनी आगे कहता है, जाकर मिस जिंदल से क्यों नहीं पूछती कि 6 साल पहले किसका एक्सीडेंट किया था उसने? और जाओ जाकर बता दो मिस जिंदल को तुम्हारे और मेरे बारे में। जाओ जाकर बता दो, तुम्हें टॉर्चर करता हूं मैं। मेरा तो काम ही आसान करोगी तुम। मिस जिंदल को तुम्हारे दर्द से, तुम्हारी तकलीफ के बारे में जानकर ज्यादा दर्द होगा। रोनी की बातें सुन नाज तो सदमे में ही पहुंच जाती है। नाज की आंखें लाल हो चुकी थी। नाज रोनी की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहती हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी दी ने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया है, समझे तुम। मेरी दी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। रोनी अपनी कॉलर नाज के हाथ से छुड़वाकर नाज के हाथों को झटकते हुए कहता है, 4 साल पहले तुम्हारी दी और तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ था। जाओ जाकर पूछो किसके साथ हुआ था और किसने किया था। नाज, किसने किया था ये तुम्हें जानने की जरूरत है, मुझे नहीं। मुझे अपनी दी पर पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। एक पल के लिए मैं ये मान लेती अगर तुम मेरा नाम भी लेते, लेकिन मेरी दी मर जाएंगी, किसी के साथ गलत नहीं करेंगी।
नाज थोड़ा पॉज ले आगे कहती हैं, तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो ना तो करो, कितना कर सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम गलत निकले उस दिन मैं सब सूद समेत वापस दूंगी। इतना कह नाज रूम से बाहर चली जाती है। नाज के जाने के बाद रोनी खुद से कहता है, 2 साल मिस जिंदल के साथ काम करने के बाद मेरा भी उन पर इतना ही भरोसा है, लेकिन उनको मैं सबूत ढूंढ कर कैसे दूं, मेरे यकीन को यकीन में बदलने के लिए। निशिका का घर रंग बिरंगी लड़ियों, फूलों और पर्दों से सजा हुआ था, किसी दुल्हन की तरह। सारी सेम रस्में निशिका के साथ भी की जाती है जो आशी के साथ की गई थी। राही निशिका की नज़र उतारते हुए इशारे से कहती हैं, बड़ी प्यारी लग रही है आज मेरी नंदरानी। निशी वापस से राही की बलाई लेते हुए कहती हैं, और आप भी। रस्में पूरी होने के बाद निशी नहाने चली जाती है। राही की अपने रूम में चली जाती है। राही बालकनी में खड़ी थी। आज जब निशी के मम्मी पापा सारी रस्में कर रहे थे तो उन्हें देख रही इमोशनल हो जाती हैं और बालकनी का दरवाजा खोल दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है और मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही होती है कि उसके प्यास उसके माँ पापा क्यों नहीं है, उसे अपना पास्ट याद क्यों नहीं है। तभी पीछे से निवान राही को गले लगाते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई परेशानी है जो दोपहर में भी इस बालकनी के सामने खड़ी हो। राही पीछे मुड़कर निवान को टाइटली हग कर लेती है। निवान जब राही का चेहरा देखता है तो अपनी परेशानी से भरी आवाज में कहता है, क्या हुआ राही, तुम रो क्यों रही हो। राही के आंसू साफ करते हुए कहता है। राही निवान से पीछे हटते हुए साइन लैंग्वेज में कहती है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता, मैं अपनी रियल आइडेंटिटी को जानना चाहती हूँ, अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। आशी जी ने भी कुछ नहीं बताया। निवान राही को दिलासा देते हुए कहता है, वो मेंटली ठीक नहीं है, अगर उन्हें कुछ याद होता तो वो जरूर बताती, सच छिपाने से उन्हें क्या मिलेगा। निवान खुद से ही कहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आशी जिंदल कुछ तो जानती है तुम्हारे बारे में पर छिपा रही है। मांगेराम जी का घर। रमा मांगे जी के सामने बैठी थी और रमा बार बार बीती रात से एक ही सवाल दोहरा रही थी, उस बच्ची के वो सब जिसने किया, क्या आप उसे जानते हैं। लेकिन मांगे जी तो पूरी रात से चुपी सादे एक खंभे के सहारे जमीन पर बैठे थे। अब रमा का सब्र जवाब दे चुका था। रमा अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से से लाल आंखों में पानी लिए मांगे जी से कहती हैं, देखिए जी, अब आपका बहुत हुआ, अगर आप कुछ नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाकर बड़े मालिक से पूछ लेती हूँ। ये सुन जो मांगे राम जी अब तक सदमे में बैठे थे, वो अब अचानक से उठकर रमा के सामने जाकर अपनी बाहें फैलाकर रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। रमा सवालिया नजरों से देखते हुए कहती हैं, सी, इसका मतलब आप जानते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बता देते सभी को उसके बारे में। और एक बार सोचिए, हमारी बच्ची के साथ अगर ये हुआ होता तो क्या तब भी आप उस गुनहगार को खुलेआम घूमने देते। ये सब कहते समय रमा का गला भर आता है और आंसू उसके गाल पर लुढ़क जाते हैं। रमा आगे कहती हैं, बताइए क्यों बड़े मालिक नहीं चाहते कि सच सामने आए और वो किस वचन की बात कर रहे थे। मांगे राम जी वही जमीन पर उपडू बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। रमा जी भी उनके सामने पंजों के बल बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश करती है। मांगे जी कहते हैं, वो लड़की करण बाबा की पत्नी है, इसलिए बड़े मालिक नहीं चाहते सभी को सच पता चल, क्योंकि वो गुनहगार अभी उसी घर में है। रमा की आंखें फैल जाती हैं और मुंह खुला का खुला। रमा को एक गहरा सदमा लगता है। रमा रोते हुए मांगे जी से कहती हैं, क्या करण बाबा को सब पता होगा। वो बच्ची आज भी तो यही चाहती होगी, जिसने वो सब किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, और आप उस शख्स को छिपा रहे हैं। क्यों एक वचन के चलते आप एक राक्षस को सजा से बचा रहे हैं। मांगे जी अपनी सफाई पेश करते हुए कहते हैं, तुम जानती हो ना कि हमारी बेटी की शादी का सारा खर्चा बड़े मालिक ने उठाया था। उस समय मैंने उन्हें वचन दिया था कि जब भी उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए हाजिर रहूंगा। बस उस वचन के बदले 6 साल पहले उन्होंने मुझसे ये मांगा कि मैं उसके बारे में किसी को ना बताऊं। रमा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं, जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमारी बेटी की शादी में को खर्चा लगा, उसे हम पूरी जिंदगी बड़ी हवेली में काम कर कर उतार सकते हैं, लेकिन उस बच्ची का क्या, जो दिन रात बस अपने मुजरिम को सजा दिलाने की सोचती होगी। उस बच्ची की तकलीफ क्यों नहीं दिखाई दी आपको ये वचन बड़े मालिक को देते हुए। मांगे जी आगे कुछ नहीं कह पाते। कहीं ना कहीं बात तो रमा की भी सही थी, इसलिए कहते हैं कि गुस्से में जवाब और खुशी में वचन सोच समझ कर देना चाहिए। मांगे जी जो अपनी जुबान के पक्के हैं, क्या वो अपने वचन को तोड़ेंगे। उधर हवेली में अक्ष नियारा की वीडियो शूट कर रहा था कि तभी एक जोरदार आवाज हाल में गूंजती है। सभी उस ओर देखते हैं। अक्ष का कैमरा नियारा की हील के नीचे था और नियारा गुस्से से लाल चेहरा लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्ष को घूर रही थी और अपनी हील को पटक पटक के अक्ष के कैमरे पर मार रही थी। अक्ष तो हैरानी परेशानी के साथ नियारा को बिना पलके झपकाए देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक की आंखों में हैरानी तो दूसरे की आंखों में परेशानी, घबराहट, अपनी चोरी पकड़े जाने का डर। अक्ष एक बार जमीन पर टुकड़ों में बिखरे अपने कैमरे को और एक बार नियारा को देख रहा था।
अक्ष के सामने खड़ी लड़की ने अक्ष के 60,000 वाले कैमरे को 60 सेकंड में टुकड़ों में बिखरा कर रख दिया था। आशी न्यारा के पास जाकर कहती है, न्यारा ये सब क्या है? तुमने अक्ष का कैमरा क्यों तोड़ दिया? न्यारा गुस्से में अपनी सुलगती आंखों से अक्ष को घूरते हुए कहती है, पूछो ना, इसी लड़के से पूछो कर क्या रहा था ये। आशी अक्ष की ओर हैरानी और कंफ्यूजन से देख रही थी। अक्ष अपने सच के पकड़े जाने के डर से खुद को कवर करते हुए कहता है, भाभी वो मैं तो बस सारी रस्में शूट कर रहा था अपने कैमरे में, और ये नीली आंखों वाली मेरे कैमरे में गलती से आ गई और मेरे कैमरे की कैसी हालत कर दी इसने भाभी। बेचारी सी शकल बनाते हुए कहता है। ये देख न्यारा का गुस्सा हद पार कर जाता है। न्यारा अपनी मुठ्ठियां कसते हुए किसी जंगली बिल्ली की तरह अक्ष पर झपटे हुए अक्ष के कॉलर को टाइटली पकड़ते हुए कहती हैं, ज्यादा ओवरस्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर, तुम जैसे हजारों सीधे किए हैं मैंने। एपिसोड 93 वो जगह यही आसपास है। सिमरन जी न्यारा से कहती हैं, न्यारा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, अक्ष ऐसा लड़का नहीं है जैसा सब तुम सोच रही हो। न्यारा अभी भी अपनी सुलगती आंखों से अक्ष को देख रही थी। आशी न्यारा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। न्यारा आशी के पीछे जा तो रही थी, पर अक्ष को खा जाने वाली नजरों से पीछे मुड़कर देख रही थी। नीति अक्ष को डांट लगाते हुए उसके कान को मरोड़ते हुए कहती है, हाय हाय अक्ष ऐसा कौन करता है? अक्ष हैरानी से नीति से कहता है, अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया चाची? वीडियो शूट तो मैंने आपकी भी की थी, आपने तो मेरा कैमरा नहीं तोड़ा। अपना कान नीति के हाथ से छुड़वा कर सहलाते हुए कहता है। आदि अक्ष के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, वो हम सबको दिख रहा था कि जानबूझकर किया था या तूने गलती से? आदि धीरे से अक्ष के कान में फुसफुसाता है, कहीं इस नीली आंखों वाली न्यारा के लिए हमारे डॉक्टर साहब का दिल बगावत करने पर उतर आया। आदि अक्ष को टीज करते हुए कहता है, सोच अगर तेरी इससे शादी हो गई तो फिर ये तो तुझे अपनी इन आंखों से ही मार देगी। इतना कह आदि स्माइल कर चला जाता है। अक्ष नीति और सिमरन जी से कहता है, मैं जा रहा हूं, मैं तो अब शादी वाले दिन ही मिलूंगा, कह देना करण से। इतना कह अक्ष वहां से चला जाता है। आशी का रूम। न्यारा आशी के हाथ से अपना हाथ झटकते हुए तेज और रुड वॉइस में कहती हैं, ओहो बड़ी, तुम मुझे यहाँ खींच कर क्यों ले आए? अभी उस लड़के की अकल ठिकाने लगाती मैं। अक्ष नाम है उसका, आशी कहती हैं। जो भी हो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वीडियो शूट करने की? न्यारा अपनी कोल्ड वॉइस में कहती हैं। आशी न्यारा की बाजू रब करते हुए कहती हैं, एक गहरी सांस ले और नॉर्मल कर खुद को। सिमरन जी आकर आशी के रूम का डोर नॉक कर कहती हैं, आशी नीचे करण तुम्हारा बाहर कार में वेट कर रहा है, उसके साथ ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी ले आना, ये लिस्ट है सब मैच कर लेना। इतना कह अंदर आते हुए आशी को एक पर्ची देती है। आशी उस लिस्ट को चेक करने के बाद कहती है, माँ इसमें सब डबल डबल क्यों है? एक तुम्हारे और एक निशी के लिए। सिमरन जी आशी के सवाल का जवाब देते हुए कहती हैं। आशी हिचकते हुए मना करती है, माँ पर मैं तो ज्वेलरी नहीं पहनती। तो क्यों आप मेरे लिए ज्वेलरी पर खर्च कर रही है? सिमरन जी आशी का चेहरा थाम कर कहती हैं, ये सब मैं नहीं, बाबूजी ने करने को कहा है, इस घर की दोनों बहुओं को बराबर मान सम्मान देने के लिए। आशी की नजरें छोटी हो जाती हैं। उसे तो मानो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि रणधीर चौधरी आशी को बहू होने का मान सम्मान देना चाहते हैं। दरवाजे पर खड़ा अर्जुन अंदर आकर सिमरन जी को अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, माँ क्या कहा आपने? फिर से कहो, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। रणधीर चौधरी भाभी को बहू होने के हक दे रहे हैं। सिमरन जी अर्जुन को गाल पर हल्की से चपत लगाते हुए कहती हैं, तू नहीं सुधरने वाला। कितनी बार समझाया है बड़ों को नाम से बुलाते, दादाजी है वो तुम्हारे। अर्जुन सिमरन जी के कंधे पर सर रख कर कहता है, क्या करूँ माँ, ये रणधीर चौधरी जो है मुझे वो और उसकी सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिमरन जी अर्जुन को आंखें दिखाते हुए कहती हैं, आज जो कहा दोबारा मत कहना, वो इस घर के बड़े हैं। सिमरन जी आशी को देख कर कहती हैं, तुम चेंज करके चली जाओ, ये अर्जुन तो पागल है, बस पता नहीं तुम्हारे कंट्रोल में कैसे रहता है। न्यारा तो बस सब सुन रही थी लेकिन उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। न्यारा को एक मैसेज रिसीव्ड होता है। न्यारा बालकनी में जाकर उस मैसेज को रीड करती है। न्यारा की बहरे वो मैसेज रीड कर सिकुड़ जाती है। न्यारा वापस आती है तो देखती है रूम में कोई नहीं था। आशी वॉशरूम में चेंज करने गई थी और सिमरन जी और अर्जुन रूम से जा चुके थे। करण बाहर पार्किंग में आशी का वेट कर रहा था। करण अपनी घड़ी में देखते हुए कहती हैं, अरे या छोरी कितनी देर लगावेगी, अरे ये लड़की कितनी देर लगाएगी। तभी अचानक से आशी आकर पीछे से करण को हक कर लेती है। करण ये महसूस कर गुस्से में आकर आगे करते हुए गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, कौन सा तू, मेरे ते टच करन की हिम्मत भी क्यों कर करी, छोरी है बस इस खातर छोड़ू हूँ, कौन हो तुम, मुझे टच करने की हिम्मत भी कैसे की, लड़की हो बस इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। ये कह करण अपनी पकड़ ढीली करता है। आशी जो करण के पीछे खड़ी वो नजारा देख दंग रह गई थी।
आशी ने अभी क्या हुआ वो नहीं देखा था। आशी को समझ नहीं आ रहा था कि करण नियारा की गर्दन क्यों पकड़कर खड़ा है। जल्दी से तेज कदमों से चलते हुए आगे आती है और करण का हाथ नियारा की गर्दन पर से छुड़वाते हुए कहती है, करण ये क्या कर रहे हो मेरी फ्रेंड के साथ। जैसे ही करण ये सुनता है कि ये आशी की फ्रेंड है तो अपना हाथ झटक कर एक जोरदार पंच कार को मारता है। आशी तो इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वो तो करण के गुस्से से वाकिफ थी, लेकिन नियारा तो आंखें फाड़े करण के गुस्से को देख रही थी। करण जाकर बिना कुछ कहे कार में बैठ जाता है। नियारा आशी के पास जाकर कहती हैं, ओह बड़ी इतना गुस्सा तुम्हारे हबी में, मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये ऐसे रिएक्ट करेगा मुझे पता नहीं था। आशी छोटी नजरें कर नियारा को सवालिया नजरों से देख रही थी। नियारा आशी की नजरों में सवाल को भांपकर अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी मैं तो चेक कर रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लिए लॉयल है या नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था बड़ी ये तुम्हारा हबी ऐसे रिएक्ट करेंगे। वैसे जो भी बंदा कड़क है। आशी घूरकर नियारा को देखती है। आशी अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, लेकिन क्या तुमने निया कारण छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, जरूर तुमने कुछ ऐसा किया है जो करण को हर्ट हुआ है। नियारा आशी के सवाल को इग्नोर करते हुए कहती है, अरे जालेट नहीं हो रहा तुम्हें। इतना कह आशी को कार के पास ले जाकर कार का डोर खोलकर आशी को करण की साइड सीट पर बैठाकर करण से कहती है, सॉरी बड़ी के हबी, मेरा वैसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था आपको हक करने का, मैं तो बस आपकी लॉयल्टी चेक कर रही थी। करण बिना नियारा की ओर देखकर गुस्से से अपनी तेज आवाज में कहता है, दरवाजा बंद कर और साइड हो। नियारा जो कि अभी भी आशी को कार में बिठाने के बाद डोर को पकड़कर खड़ी थी। आशी तो नियारा की करण को हक करने वाली बात को सुन सदमे में ही पहुंच गई थी। आशी को यकीन नहीं हो रहा था कि नियारा जैसी लड़की करण के साथ ऐसा कुछ करेगी। आशी अब समझ गई थी कि करण को नियारा की इस बेवकूफ वाली हरकत पर गुस्सा आया था, जो कि करण की ओर से जायज भी था। कोई भी आकर उसे ऐसे कैसे हक कर सकती है, ये बात करण को बहुत हर्ट हुई थी। करण आशी के लिए जो फील करता है वो बस आशी के लिए ही बना है, किसी और की तरफ तो करण आंख उठाकर भी नहीं देखता। और कोई ऐसे आकर अचानक पीछे से हक करेगा तो क्या करण को आशी के टच और किसी और के टच का एहसास नहीं होगा। नियारा पीछे हो दरवाजा बंद कर देती है और करण अपनी कार स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। आशी और करण की कार जब तक आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक नियारा वही खड़ी होकर देखती रही। उनकी कार के नियारा की आंखों के सामने से गायब होने के बाद नियारा अपनी वॉच से एक कॉल कनेक्ट कर कहती है, बॉस काम हो गया, आगे क्या करना है। उधर से कुछ इंस्ट्रक्शन नियारा को एक मैसेज के थ्रू भेज दिए जाते हैं। नियारा की जेब में उसका हाई टेक्नोलॉजी से लेस फोन पर नोटिफिकेशन आता है। उधर एक अंधेरे कमरे में बैठा शख्स करण की लोकेशन लाइव चेक कर रहा था। नियारा ने गले लगाने के बहाने करण की पॉकेट में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। उधर करण और आशी ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाते हैं। ज्वेलरी शॉप का ऑनर करण को देखकर ग्रीट करता है और कहता है, माफ करना करण बाबा, मेरे यहाँ आज आदमी कम थे तो मैंने आप ही को गहने लेने यहाँ बुला लिया। करण बड़ी ही पोलिटली कहता है, कोई बात ना काका, अगर मैं आ गया तो कौन सी घनी बड़ी बात होगी। कोई बात नहीं काका, अगर मैं आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही करण है जो अभी नियारा पर कुछ देर पहले गुस्सा कर रहा था। अब करण का गुस्सा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। करण आशी से वो लिस्ट लेता है जो सिमरन जी ने आशी को दी थी और सारे गहने उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके पैक करवा लेता है और बिल की पूछता है तो वो दुकानदार जवाब देते हुए कहता है, वो तो बड़े मालिक ने दे दिया, सारा हिसाब नक्की है करण बाबा। वो दुकानदार करण को मस्का लगते हुए कहता है, करण बाबा नए नए कलेक्शंस आए हैं, बहू रानी के लिए ले लो, कुछ दिखाऊं। आशी मना करते हुए कहती है, सॉरी सर, मुझे ज्वेलरी का कोई शौक नहीं है, रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कह आशी करण को लेकर बाहर आ जाती है, पर कोई था जो दोनों को वही शॉप में छिपकर देख रहा था। उन दोनों के वहां से जाने के बाद एक आदमी जिसकी उम्र 55 साल होगी लेकिन वो दिखने में 32 साल का लग रहा था, उसकी पर्सनैलिटी उसकी उम्र से कोसों परे थी। उस आदमी को वो दुकानदार ग्रीट करते हुए कहता है, मालिक आप करण बाबा को ऐसे छुप छुप कर क्यों देख रहे हो। वो आदमी बिना कुछ बोले अपना चेहरा मास्क से ढककर बाहर आकर एक ब्लैक पजेरो में आकर बैठ जाता है और अपनी कार ले वहां से निकल जाता है। करण और आशी हवेली वापस जा रहे थे। करण शॉर्टकट लेकर एक कच्चे रास्ते पर लेकर चला जाता है। आशी जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी, अचानक से आशी करण की ओर मुड़कर कहती है, गाड़ी रोको। करण एकदम से ब्रेक लगाता है और एक तेज आवाज के साथ उस सुनसान कच्ची सड़क पर करण की कार रुकती है। सूरज ढल चुका था, हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। करण आशी की ओर मुड़कर कहता है कि होया, अरे गाड़ी क्यों रुकवाए, क्या हुआ, यहाँ कार क्यों रुकवाए। आशी ने तो मानो करण की बात सुनी ही ना हो। आशी कार से नीचे उतर जाती है और इधर उधर हड़बड़ाहट से देखने लग जाती है।
आशी को कुछ ढूंढते हुए देख करण भी जल्दी से कार से नीचे उतरकर आशी के पास जाकर आशी को बाजू से पकड़ते हुए गले लगाकर आशी को शांत करवाते हुए आशी की कमर को सहलाने लगता है। करण आशी की हड़बड़ाहट और देख समझ जाता है कि आशी को कुछ तो हुआ है। करण आशी को कंफर्ट कराते हुए पूछता है, तू इस जगह ने पिछाने है, तुम इस जगह को पहचानती हो? आशी अपना सर हाँ में हिला देती है। आशी करण से पीछे हट कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मैंने देखी है, और वो जगह भी यही आसपास है। एपिसोड 94 खुद से सच बता दो, मेरे पास और भी रास्ते हैं। करण आशी की हड़बड़ाहट और देख समझ जाता है कि आशी को कुछ तो हुआ है। करण आशी को कंफर्ट कराते हुए पूछता है, तू इस जगह ने पिछाने है, तुम इस जगह को पहचानती हो? आशी अपना सर हाँ में हिला देती है। आशी करण से पीछे हट कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मैंने देखी है, और वो जगह भी यही आसपास है। आशी करण से कहती है, क्या तुम इस जगह को आसपास से अच्छे तरीके से पहनते होगे? क्या यहाँ आसपास कोई गोदाम है? करण अपनी छोटी नजरें कर कहता है, यहाँ गोदाम है, कुछ दूरी पर मेरे पीछे आओ। लेकिन कहीं ना कहीं करण थोड़ा हैरान परेशान था। करण आशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ 1 फुट की कच्ची सड़क पर अंदर को लेकर जाता है। कुछ दूर पैदल चलने पर करण और आशी के सामने एक जली सी फैक्ट्री या गोदाम टाइप था। आसपास सुनसान वीरान सी जगह थी। दूर दूर तक खेतों और पेड़ पौधे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आशी करण की बाजू मजबूती से पकड़कर कहती हैं, ये वही जगह है करण। इतना कहते ही आशी के सामने किसी फिल्म की रील की तरह आशी की आंखों के सामने आने लगता है। आशी अपने चेहरे को अपने हाथ में भर लेती है। ये देख करण आशी को टाइटली हग कर लेता है। करण समझ गया था कि हो ना हो ये वही जगह है जहां आशी के साथ वो सब हुआ होगा। लेकिन करण उस जगह के बारे में जानकर ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये चौधरी की प्रॉपर्टी का हिस्सा थी। करण आशी को कंफर्ट करता है और वापस से लेकर कार की ओर चला जाता है। कुछ देर में आशी और करण हवेली पहुंच जाते हैं। करण की कार जैसे ही हवेली के अंदर आकर रुकती है, एक सर्वेंट तेजी से करण के पास आकर कार से सारा सामान उतार देता है और करण से कहता है, करण बाबा बड़े मालिक आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। करण बस अपनी पलकें झपका देता है। आशी ने भी उस सर्वेंट की बात सुन ली थी। आशी को समझ नहीं आता कि रणधीर चौधरी अब क्यों उनका वेट कर रहा है। आशी का वेट रणधीर चौधरी कर रहा है, इस बात पर यकीन किसी को भी नहीं हो रहा था। आशी और करण के साथ साथ अंदर लिविंग एरिया में मौजूद हर शख्स कंफ्यूज्ड था। नीति सिमरन जी से चूहे की तरह एकदम धीमी आवाज में कहती है, हाय हाय जेठानी जी, अब आशी ने क्या कर दिया? जो बाबूजी आशी का घर पर आने का पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। सिमरन जी अपनी आंखों से इशारा कर नीति को शांत होने के लिए कहती है। नीति अपनी गर्दन हिला सामने देखने लग जाती है। आशी और करण जैसे ही अंदर आते हैं, आशी अपने सर पर पल्लू रख लेती हैं। रणधीर चौधरी आशी और करण को आता देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और आशी को अपने पास आने का इशारा करते हैं। आशी एक बार करण की ओर देखती है और एक बार सिमरन जी की ओर। सिमरन जी आंखों ही आंखों में आशी को आगे जाने को कहती हैं। आशी रणधीर चौधरी के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। रणधीर चौधरी अपने पीछे खड़े नौकर की ओर इशारा करता है। ये वही नौकर था जो करण की कार से सारी ज्वेलरी उतार कर लाया था। वो नौकर सारी ज्वेलरी पैकेट से बाहर सारे बॉक्सेस को सामने टेबल पर रखकर पीछे हट जाता है। रणधीर चौधरी सिमरन जी की ओर इशारा करते हैं। सिमरन जी आगे आकर उन सारी ज्वेलरी को 2 हिस्से में कर देती है और एक हिस्सा के ज्वेलरी बॉक्स आशी को सामने ले जाकर खड़ी हो जाती हैं। आशी मना करते हुए सिमरन जी से कहती हैं, माँ मैंने पहले भी आपसे कहा था और अब फिर से कहती हूँ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। आशी ने इतना ही कहा था कि एक रौबदार आवाज पूरे लिविंग एरिया में गूंज उठती है। तुमसे किसी ने पूछा नहीं है तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें आज तुम्हारा हक मिल रहा है। ये सब तुम्हारा ही है जो कुछ तुम्हें दिया जा रहा है। अर्जुन जो एक कोने में खड़ा एप्पल खा रहा था, उसके हाथ से वो एप्पल छूट जाता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही नियारा कैच कर लेती हैं। अर्जुन तो सदमे में आ गया था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी रणधीर चौधरी ने जो कुछ भी कहा वो खुद रणधीर चौधरी ने कहा है या अर्जुन ने कुछ गलत सुन लिया। अर्जुन अपने कान में उंगली डाल कान खुजाता है और नियारा के हाथ से अपना एप्पल वापस लेते हुए कहता है, हे क्या जो मैंने अभी सुना वो तुमने भी सुना? नियारा चिढ़ते हुए कहती हैं, ओहो जो जितना बोलेगा तुम्हें उतना ही तो सुनेगा, फालतू कैसे सुनोगे तुम बच्चे। अर्जुन, ओहो नीली आंखों वाली, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, 20 साल का हूँ मैं, बड़ा हो चुका हूँ मैं। नियारा एटीट्यूड के साथ अर्जुन को टीस करते हुए कहती है, हाँ इतने बड़े हो गए हो कि कभी कभी ड्रग्स भी ले लेते हो। नियारा की बात सुन अर्जुन बिना पलके झपकाए नियारा को देख रहा था। वो हैरानगी के साथ आशी की ओर देखता है। ये देख नियारा समझ जाती है कि अर्जुन सोच रहा है कि नियारा को ये आशी ने बताया है। अर्जुन को आशी की ओर देखता पाकर नियारा कहती है, बड़ी ने नहीं बताया मुझे। अर्जुन हैरानी से, तो तुम्हें कैसे पता? नियारा कहती है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा बच्चे,
इतना कह नियारा बाहर चली जाती है। नियारा को इस फैमिली ड्रामा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आशी ये सब लेते हुए हिचक रही थी। अर्जुन आगे आकर आशी से कहता है, क्या भाभी रणधीर चौधरी आपको बहू होने का दर्जा देने की बात कर रहे हैं और आप है कि ये सब ले नहीं रही। इतना कह अर्जुन सिमरन जी के हाथ से बॉक्सेस लेकर आशी के हाथ में थमा देता है। लेकिन रणधीर चौधरी की आगे की बात सुन अर्जुन के हाथ से वो बॉक्सेस आशी के हाथ में ठीक से देने से पहले ही एक तेज आवाज के साथ नीचे जुट जाते हैं। कुछ बॉक्स ओपन होकर खुल भी जाते हैं। तुम्हें जैसे रहना है वैसे रह सकती हो, जो करना है कर सकती हो। आज तक तुम्हें इस घर में जितनी भी तकलीफ हुई है उसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं। अर्जुन पीछे मुड़कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रणधीर चौधरी की ओर सदमे से देख रहा था, और यही हाल यहाँ मौजूद हर सदस्य का था। नीति का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि रणधीर चौधरी, गांव का सरपंच जिसके सामने हर कोई झुककर रहता है, वो शख्सियत अपने घर की बहू से माफी मांग रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ रणधीर चौधरी और कुछ गिनती के लोग ही जानते थे कि ये माफी असल में है किस बात के लिए है। आशी के गुनहगार को छिपाने के लिए है। अर्जुन अपने दोनों कानों में उंगली डाल खो जाता है और अपने दोनों कान के पास चुटकी बजाते हुए कहता और सिमरन जी से कहता है, माँ मुझे बराबर सुनाई तो दे रहा है ना, या आज मेरे कान बज रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन जी जो खुद सदमे में थी, वो अर्जुन की बात सुन घूर कर देखती है। अर्जुन तब तक तो रत्ना देवी के पास पहुंच गया था। अर्जुन रत्ना देवी के सामने आकर कहता है, छोटा रणधीर चौधरी बातों को दोहराओगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गांव में अपना हुकूमत रखने वाला रणधीर चौधरी मिसेस सेहरावत से माफी मांग रहा है। राज जी गुस्से से अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बंद करो अपना ये तमाशा, बच्चे नहीं हो बड़े हो गए हो तुम, कब अकल आएगी तुम्हें? आशी जो इतनी देर से सबकी बातें सुन रही थी, आशी नीचे झुककर बिखरी ज्वेलरी को बॉक्स में रखकर टेबल पर रखकर खड़ी हो रणधीर चौधरी की आंखों में आंखें डाल अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहती हैं, दादाजी आपकी माफी मांगना कुछ समझ नहीं आ रहा। रही बात अर्जुन की, तो जो रिएक्शन अर्जुन का है वो मेरे साथ साथ बाकी घरवाले का भी है। बस फर्क इतना है कि अर्जुन अपने बचपने में सब बोल देता है जो उसके मन में सवाल आता है, और यही सवाल मेरा भी है कि आप मुझसे माफी बस उन छोटी मोटी हुई हमारे बीच बहस या नोक झोंक के लिए तो नहीं मांग रहे हैं। ये आंखें तो कुछ और बयां कर रही है दादाजी, जिसका जवाब तो मैं आदि की शादी के बाद लूंगी। अभी मैं सब बिखेरना नहीं चाहती। इतने कह आशी अपने रूम में चली जाती है। आशी की बात का मतलब कहीं ना कहीं रणधीर चौधरी तो समझ ही गए थे, लेकिन घरवालों की समझ से परे था। करण रणधीर चौधरी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, दादा या बेचैनी क्यों है नाखामा? या तो आप खुद तय सच बता दो, नी तो मेरे दोहरे और भी राह है। सच बार लान के दादाजी ये बेचैनी क्यों है इन आंखों में? या तो आप खुद से सच बता दो, नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते हैं सच बाहर लाने के। इतना कह करण भी आशी के पीछे रूम में चला जाता है। सभी घर वाले हैरान थे कि आखिर करण और आशी इस तरीके से रणधीर चौधरी से बात क्यों कर रहे थे, और करण किस सच की बात कर रहा था। करण का कमरा, आशी बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। करण आशी के पास आकर खड़ा हो जाता है और आशी से कहता है, आशी बस थोड़े दिन और, मैं वादा करूँ सू चाहे जो भी हो जा उसने सजा जरूर मिलेगी। बस मेरा साथ ना छोड़िए आशी, बस कुछ दिन और मैं वादा करता हूँ चाहे वो जो भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। बस हमेशा मेरे साथ रहना। करण आगे कहता है, धन्यवाद जगह याद आगी ने इन बस वो शख्स भी सामी आ जागा। आज दादा ने जो माफी मांगी सर किते ने काइट वो साफ दिखावे सर कि दादा जाने सर कि वो शख्स कौन सा, वरना वे छोटी छोटी बाता खातर माफी मांगेंगे मन ने यकीन ना होंदा। अब तुम्हें वो जगह याद आ गई है ना, अब बस वो शख्स भी सामने आ जाएगा। आज दादाजी ने जो माफी मांगी है, कहीं ना कहीं वो साफ दर्शाता है कि दादाजी जानते हैं कि वो शख्स कौन है, वरना वो छोटी छोटी बातों के लिए माफी मांगेंगे मुझे यकीन नहीं होता। कोष्टक। आशी अपना सर हाँ में हिलाकर करण के सीने पर सर रखकर कहती हैं, कितनी अजीब किस्मत की पहेली है। मेरे साथ वो सब चौधरी एस की प्रॉपर्टी में ही हुआ, और आज मैं इसी घर की बहू हूँ। मेरी किस्मत मुझे घुमा फिराकर यही ले आए। तू नू क्यों कोनी सोचती कि यहाँ इसलिए इस घर में आई सर क्योंकि तन्ने तेरे मुजरिम तय सजा दिलानी सर। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम यहाँ इसलिए आए हो, तुम्हें अपने मुजरिम को सजा दिलानी है। करण कहता है और आशी को टाइट हक कर लेता है। उधर नीचे सभी रणधीर चौधरी को हैरानी से देख रहे थे। सभी की आंखों में सवाल रणधीर चौधरी साफ देख पा रहे थे। अपनी छड़ी को पटकते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। नीति संदीप जी से कहती हैं, हाय हाय आदि के पापा ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। संदीप जी नीति को शांत करवाते हुए कहते हैं, नीति जी आप शांत रहेंगी, जो आपको समझ में आ रहा है वही मुझे समझ आया है। सिमरन जी राजको के पास जाकर उनकी बाजू को मजबूती से पकड़कर कहती हैं, क्या आप जानते हैं करण और आशी किस बारे में बाबूजी से पूछ रहे थे? राज जी अपना सर ना में हिला देते हैं।
रत्ना भी साहिल को खींचकर अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। सुहाना बिना को रिएक्शन दिए अपने रूम में चली जाती है। एपिसोड 95 क्या आपकी लव मैरिज है। आशी अपने रूम में सो रही थी। अचानक से नींद में ही आशी को महसूस होता है कि कोई आशी के ऊपर झुककर खड़ा है। आशी अपनी धीरे धीरे आंखें खोलती हैं तो सामने कोई नहीं था। आशी दूसरी ओर करवट बदल कर सो जाती है, लेकिन आशी को फिर से महसूस होता है कि कोई आशी की ओर अपना हाथ बढ़ा रहा है। आशी अचानक से झटके से अपनी आंखें खोलती है। सामने का नजारा देख आशी की आंखें फैल जाती हैं और आशी चीखने को होती है। तभी सामने खड़ा शख्स आशी के मुंह पर हाथ रख देता है। कुछ समझ पहले करण का कमरा। आशी करण से कहती है, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि दादाजी उस इंसान को जानते हैं। करण जवाब देते हुए कहता है, जब तू बुआ ने सब बतावे थी, जब दादा ने भी सारी बात सुनी थी, और इब्नू अचानक एकदम तय माफी मांगना, ये जाहिर करता है कि दादा सब जाने सब। जब तुम बुआ जी को सब बता रही थी तब दादाजी ने भी हमारी बातें सुनी थी। अब ऐसे अचानक तुमसे माफी मांगना, ये जाहिर करता है कि दादाजी सब जानते हैं। कोष्टक। करण आशी को बालकनी से लेकर आता है और बेड पर बैठा देता है। तभी रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजे पर राज जी, सिमरन जी, आदि, नीति, संदीप जी और अर्जुन खड़े थे। उन सभी को कमरे में देख आशी और करण दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। वो सभी एक एक करके रूम के अंदर आ जाते हैं। आशी बेड से उठकर करण के बगल में आकर खड़ी हो जाती हैं। सिमरन जी आशी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, तुम दोनों नीचे किस बारे में बात कर रहे थे। अभी की सवालिया नजरें आशी और करण पर रुकी हुई थी। आदि कहता है, भाई भाभी आप दोनों नीचे किस सच के बारे में बात कर रहे थे। आशी अभी भी करण को देख रही थी। करण आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए हौसला रखने को कहता है। करण सभी को बताता है, माँ चाचू आप दोनों तो जानो हो कि 6 साल पहला आशी की गलिया जो कीम भी हो या उस 12 मत। माँ चाचू आप दोनों तो जानो हो कि 6 साल पहले आशी के साथ जो कुछ भी होया था। राज जी और सिमरन जी अपना सर हाँ में हिला देते हैं, लेकिन संदीप जी, नीति और आदि को समझ नहीं आ रहा था कि करण किस बारे में बात कर रहा है। वो तीनों कंफ्यूजन से बाकी सभी को देख रहे थे। नीति आगे करण के कुछ कहने से पहले ही जल्दबाजी दिखाते हुए कहती है, हाय हाय करण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या और किस बारे में बात कर रहे हो। करण आशी की ओर देखता है। आशी इशारे से करण को सच बताने को कहती हैं। करण आशी का इशारा पा आशी के साथ जो कुछ भी 6 साल पहले हुआ था वो बता देता है। कमरे में सन्नाटा पसर चुका था। वो सच जानने के बाद सभी की आंखें नम और गुस्से से लाल थी। तभी अर्जुन आशी से कहता है, लेकिन भाभी इन सब का और रणधीर चौधरी का कोई कनेक्शन है। करण कहता है, शायद सजैदे वो आज आशी से माफी मांगे थे। शायद है, तभी वो आज आशी से माफी मांग रहे थे। राज जी हैरानी से कहते हैं, लेकिन बाबूजी का माफी मांगना और 6 साल पहले जो हुआ उसका क्या कनेक्शन है। करण वो सब 6 साल पहला अपना गोदाम में होया था, जिसमें 6 साल पहला आग लाग गई थी और आज लग वो रेनोवेट करवा के खोला भी ना गया। वो सब 6 साल पहले हमारे गोदाम में ही हुआ था, जिसमें 6 साल पहले आग लग गई थी और आज तक वो फिर से रेनोवेट करवा कर खोला भी नहीं गया। ये सुन तो सभी और भी ज्यादा हैरान थे और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। संदीप जी कहते हैं, ये क्या कह रहे हो, हमारे गोदाम में जहाँ 6 साल पहले आग लगी थी। करण, हाँ छोटे चाचू, एर हो ना हो दादा जाने से कि वो सब किसने करा सक। एर वे उसने सजा तय बचवे भी है। हाँ छोटे चाचू, और हो ना हो दादाजी जानते हैं कि वह सब किसने किया था और वह उसे सजा से बचा रहे हैं। सिमरन जी कहती हैं, ये क्या कह रहे हो करण, बाबूजी ऐसा क्यों करेंगे। वो तो पंचायत में भी जाति धर्म से परे होकर सच के लिए इंसाफ करते हैं। शायद तुम दोनों को गलतफहमी हुई हो, बाबूजी भला ऐसा क्यों करेंगे। अर्जुन जो अब तक सब चुपचाप से सुन रहा था, वो आशी के पास जाकर कहता है, ये कोई गलतफहमी नहीं है। देखा ना आज आप सभी ने, आज उस रणधीर चौधरी ने भाभी से माफी मांगी। ये उनके असूलों के खिलाफ है। फिर भी अगर उन्होंने माफी मांगी है तो जरूर जो भाभी। और अर्जुन थोड़ा पौज ले आगे कहता है, करण कह रहे हैं वो सब सच होगा। नीति कंफ्यूजन से अपने बाल खुजाते हुए कहती हैं, हाय हाय अर्जुन, लेकिन बाबूजी ऐसा क्यों करेंगे, किसे बचा रहे हैं वो। आदि आशी से कहता है, भाभी अगर आपको इस शख्स के बारे में कुछ भी याद है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। करण कहता है, यो हमने बेरा लाना सब, यही हमें पता लगाना है। अर्जुन कहता है, भाभी आप वो टैटू दिखाओ, शायद हम सब में से कोई उस टैटू को पहचानता हो। अगर वो खड़ूस रणधीर चौधरी अगर किसी को बचा रहा है तो जरूर ही किसी ने तो वो टैटू भी कभी देखा होगा। आदि अर्जुन की बात पर सहमत कर कहता है, हाँ भाभी आप वो टैटू मुझे दिखाई, शायद मैं अपने लिंक यूज कर आपकी कोई हेल्प कर सकूं। राज जी खामोशी से किसी गहरी सोच में खोए थे। आशी अर्जुन और आदि से कहती हैं, मैं वो सुबह मिसेस जिंदल से कहकर मंगवा लूंगी। अब आप सब नीचे चलकर डिनर कर लीजिए। तभी दरवाजा नॉक होता है।
दरवाजे पर सुहाना अन्वी को लेकर खड़ी थी। सभी उस ओर देखते हैं तो सुहाना हैरानी जताते हुए पूछते हैं, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आप सभी को आपके रूम में ढूंढ कर आ गई। नीचे माँ जी डिनर के लिए आप सभी को बुला रही है। सुहाना सबकी आंखों में एक बेचैनी और दर्द देखती है तो कंफ्यूजन से पूछती है, घर में शादी का माहौल है और आप सबके चेहरे खुशी के मौके पर भी इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? नीति कहने के लिए अपना मुंह ही खोलती है कि सिमरन जी नीति जी के कुछ कहने से पहले ही कहती है, अरे कुछ नहीं बेटा, बस आशी की तबीयत ठीक नहीं है, उस बारे में पूछ रहे थे। तुम चलो हम सब आते हैं। सुहाना जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़ती हैं, करण आवाज लगाकर सुहाना को रोकते हुए कहता है, अरे भाभी महारे धोरे आप थोड़ी देर बैठो, बात करो, जब देखो काम में लागे रहो आप। भाभी अरे आप थोड़ी देर हमारे साथ बैठिए, बातें कीजिए, जब देखो आप तो काम में ही बिजी रहती है। आशी समझ जाती है कि करण ये सब सुहाना से बातों ही बातों में सच निकलवाने के लिए कह रहा है। आशी के डाउट को क्लियर कर सच का पता लगाना कि साहिल आशी को सच में टॉर्चर तो सुहाना को अगर टॉर्चर करता है तो वो लोग मिलकर सुहाना के लिए स्टैंड लेंगे। बाकी सब बड़े चले जाते हैं। बस रूम में अर्जुन आदि, सुहाना, आशी और करण बचते हैं। करण कहता है, चलो गेम खेलते हैं। ट्रूथ एंड डरे, लेकिन इसमें कोई डरे नहीं होगा, बस सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब सही सही देना होगा। आदि और अर्जुन ये समझते हैं कि करण आशी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रहा है, इसलिए वो भी करण की बात से अग्री करते हैं। और सुहाना जो मना कर रही थी, बार बार सभी के कहने पर सुहाना भी मान जाती है। सभी नीचे एक साइड में मैट बिछाकर शकल बना बैठ जाते हैं। आशी अर्जुन और करण के बीच में थी, अर्जुन के बगल में सुहाना और फिर आदि जो कि करण के बगल में। बीच में एक खाली कांच की बोतल लेकर अर्जुन घुमाता है। सबसे ज्यादा अर्जुन एक्साइटेड था। सबसे पहले बोतल का मुंह आशी की ओर आता है तो अर्जुन सवाल करते हुए पूछता है, भाभी आप शादी के 2 महीने बाद तक घर क्यों नहीं आई थी? आशी करण की ओर देखती है और जवाब देते हुए कहती है, मैं तब डाइवोर्स लेना चाहती थी, बस इसलिए मैंने कभी इस रिश्ते को निभाने के बारे में नहीं सोचा था। अर्जुन दूसरा सवाल उदास होते हुए पूछता है, क्या आप आज भी यही चाहती है? आशी छोटी नजरें कर कोल्ड वॉइस में कहती हैं, एक टाइम पर एक ही सवाल अलाउड है। करण मुस्कुराते हुए आशी को साइड से शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, बेवकूफ अगर ऐसा होता तो आज आशी इस घर में होती, बेवकूफ ऐसा होता तो कि आज आशी इस घर में होती। करण की बात सुन अर्जुन खुशी से ओवर एक्साइट होकर घुटनों के बल बैठकर आशी को गले लगा लेता है और खुशी से चहकते हुए कहता है, भाभी आप सच में अब हमेशा के लिए इसी घर में रहेंगे, हम सब के साथ। करण ने अर्जुन के सर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा, अच्छा अब थोड़ा पीछे हो, तू 20 साल का सा 5 का कोनी जो इसकी गोदी में बैठने हो रहा है। अच्छा अब थोड़ा पीछे हो, तू 20 साल का है, 5 साल का नहीं जो इसकी गोद में बैठने को हो रहा। अब आशी बोतल को घूमती है, बोतल आदि पर आकर रुकती है। आशी आदि से सवाल करती है, क्या आपकी लव मैरिज है? आदि नहीं भाभी, इतनी अच्छी किस्मत कहा, अरेंज मैरिज है, लेकिन मैं पहले से निशी को जानता हूँ। अपना चेहरा लटकाते हुए कहता है और फिर 2 ही मिनट बाद हंसने लग जाता है। आदि आगे कहता है, बट मुझे निशिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही अरेंज मैरिज से। अब आदि बॉटल घूमता है जो करण पर रुकती हैं। आदि सवाल करता है, आपकी ये एक्सीडेंटल मैरिज कब हुई ये तो बता दो। करण कहता है, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। कोई दूसरा सवाल पूछ ले। आदि कुछ सोचते हुए कहता है, आपने भाभी को पहली बार कब देखा था? करण जब मैं 8 साल का था तब। सभी एक साथ एक्साइटमेंट में पूछते हैं, कब? करण मुस्कुराते हुए बोला, भाइयों और भाभी एक ही सवाल करना है। करण घुमाता है तो सुहाने के सामने बॉटल रुकती है। करण भाभी क्या आप और साहिल भाई के बीच कोई झगड़ा हुआ है? सुहाना थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहती हैं, ये ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। इतना कह सुहाना वहां से चली जाती है। सुहाना की आंखों में आई नमी को आशी और करण भाप चुके थे। आदि कंफ्यूजन से कहता है, सुहाना भाभी ऐसे क्यों चली गई? आशी कहती है, छोड़ो सब चल कर डिनर कर लो, पता है ना कि माँ और चाची हम सब के खाना खाने के बाद खाना खाते हैं। सभी उठकर डिनर करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आशी अपने रूम में सो रही थी। अचानक से नींद में ही आशी को महसूस होता है कि कोई आशी के ऊपर झुककर खड़ा है। आशी अपनी धीरे धीरे आंखें खोलती हैं तो सामने कोई नहीं था। आशी दूसरी ओर करवट बदल कर सो जाती है, लेकिन आशी को फिर से महसूस होता है कि कोई आशी की ओर अपना हाथ बढ़ा रहा है। आशी अचानक से झटके से अपनी आंखें खोलती है। सामने का नजारा देख आशी की आंखें फैल जाती हैं और आशी चीखने को होती है। तभी सामने खड़ा शख्स आशी के मुंह पर हाथ रख देता है। आशी स्ट्रगल करती है खुद को छुड़वाने की, लेकिन आशी की ताकत सामने वाले की धूल के बराबर भी नहीं थी। आशी करण की साइड नजरें घूमती है तो वहां करण नहीं था। आशी अपनी हिम्मत जुटा स्ट्रगल तेज कर देती है। हल्का सा आशी के नाक से उस आदमी का हाथ नीचे को होता है तो आशी उसके हाथ पर अपने दांत से काट लेती है।
आशी के काटते ही वो शख्स अपना हाथ हटा लेता है और पकड़कर सहलाने लगा। आशी के मुंह से हाथ हटते ही आशी एक गहरी सांस ले जोर से करण चिल्लाती है। एपिसोड 96 कोई मेरे रूम में आया था, तुम्हें भरोसा है ना। अब आगे। करण छत पर अपनी ही सोच में गुम था। राजजी पीछे से आकर करण के कंधे पर हाथ रखते हैं। राजजी भी थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे। करण पीछे मुड़ राजजी से कहता है, चाचू आप आए यहाँ। राजजी हल्की हंसी हंसते हुए कहते हैं, ये तो मुझे भी तुमसे पूछना चाहिए। तुम ये सोच रहे हो ना कि बाबूजी किसे और क्यों बचा रहे हैं। राजजी धीमी आवाज में कहते हैं, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वो तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे या नहीं। आप किसकी बात करो हो चाचू। करण पूछता है। मांगेराम जी, वो उस समय गोदाम के केयरटेकर थे। गोदाम को सुबह खोलना, रात को बंद करने का काम उन्हीं का था। उस आग के बाद उन्हें 2 दिन पहले हवेली में देखा गया है। तो मुझे लगता है कि वह कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। तभी आशी की एक चीख सुनाई देती है। करण और राजजी दोनों ही आशी की आवाज सुन थोड़े परेशान हो जाते हैं। करण तो अपनी फुल स्पीड में भागता हुआ अपने रूम की ओर जाता है। आशी जैसे ही तेज करण चिल्लाती है तो आशी के सामने कोई नहीं था। आशी हैरानी से पूरे रूम में चेक करती है, लेकिन कोई भी नहीं था। आशी को समझ नहीं आता कि वो इंसान कैसे अचानक से एक ही सेकंड में मिस्टर इंडिया बन गया। अभी तो यही था, पलक झपकते ही गायब हो गया। आशी परेशानी से इधर उधर देख रही थी, पर कहीं कोई भी नजर नहीं आता। करण भी तब रूम में आ जाता है। करण जैसे ही रूम में जाता है तो आशी करण को देख करण को जाकर गले लगा लेती है। आशी और करण दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। करण तेज भाग कर आया था इसलिए, और आशी का मुंह दबोच वो शख्स तो ऐसा आया था जैसे आज आशी को मार कर ही दम लेगा। आशी खुद को नॉर्मल कर करण के सीने पर मारते हुए कहती है, कहाँ गए थे मुझे अकेला छोड़कर। करण आशी के बालों को सहलाते हुए कहती है, यो छोड़नू, बता तू चिल्लाई क्यों। ये छोड़ो, अब ये बताओ तुम चिल्लाई क्यों। पीछे से राजजी भी अंदर आते हुए हाफते हुए कहते हैं, हाँ बेटा ये बताओ कि तुम चिल्लाई क्यों। आशी और करण पीछे पलट कर देखते हैं तो राजजी के पीछे पूरा परिवार खड़ा था। रणधीर चौधरी भी थे। आशी करण से पीछे हटकर कहती हैं, वो पापा जी, कमरे में कोई आया था, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। रत्ना देवी कहती हैं, सपना देखा होगा, और आधी रात को पूरे घर को चिल्लाकर उठा दिया। आशी करण की ओर देखकर कहती हैं, वो सपना नहीं था, सच था। वो मास्क पहना आदमी मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी सांसें रोक मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। रणधीर चौधरी अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहते हैं, तुम सपने देखकर डर रही हो और साथ में हम सभी को डरा रही हो। आशी आगे रणधीर चौधरी की ओर जाते हुए एक फेक स्माइल करते हुए कहती है, सच में मैं डरा रही हूँ। आपको मेरी इतनी फिक्र कब से होने लग गई है दादाजी, जो मेरी चीखने की आवाज सुन आपको डर लग रहा है। आशी थोड़ा पॉज लेकर आगे कहती हैं, या आपको डर इसलिए लग रहा है जिसे आप बचा रहे हैं वो तो नहीं आ गया, कहीं मैंने उसका चेहरा तो नहीं देख लिया। डर तो आपको उस बात का लग रहा है, सही कह रही हूं ना मैं। रणधीर चौधरी अपनी छड़ी पटकते हुए बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। आशी बाकी सभी से कहती हैं, सॉरी मेरे कारण आपको प्रॉब्लम हुई, आप सभी जाकर आराम कीजिए, मैं ठीक हूँ। एक एक कर सभी वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रत्ना देवी का कमरा। रणधीर चौधरी गुस्से से रत्ना देवी को घूर रहे थे। रणधीर चौधरी जोर से अपनी छड़ी पटकते हुए कहते हैं, रत्ना तुम्हारे बेटे को कितने मौके दूं मैं, उसके सबसे बड़े गुनाह को छिपाकर मैं खुद की नजरों में गिर चुका हूं, और जैसे ही ये सच बाहर आएगा ये घर बिखर कर रह जाएगा। मैं जो सबके साथ न्याय करता हूं, मैं कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा। क्या जवाब दूंगा मैं आशी और करण के सवालों का। मेरा ये छोटा सा घर बिखर कर रह जाएगा। तुम्हें लगता होगा आशी ने सपना देखा है, लेकिन वो सच कह रही है। मैं नोटिस कर रहा हूं आजकल तुम्हारा बेटा जिन नजरों से आशी को देख रहा है वो छिपी नहीं है मुझसे। तुम्हें क्या लगता है इस बार अपने रिश्ते की दुहाई देकर तुम अपने बेटे को बचा पाओगी? हरगिज नहीं। मैं अपनी बेटी के आंसुओं से पिघल गया था, लेकिन वो नहीं पिघलेगी जिसके साथ उसने वो सब किया है। मुझसे कोई उम्मीद मत लगाकर रखना इस बार। रत्ना देवी आंखों में आंसू लिए वही जमीन पर बैठ अपना सर पकड़ लेती है। करण का कमरा। आशी करण से कहती है, तुम्हें तो यकीन है ना मुझ पर, मैं सच कह रही हूँ। सच में कोई कमरे में आया था। करण मैंने कुछ कहा तुमसे? आशी अपनी नजरें उठा करण को देखती है। करण आगे कहता है, क्या तुमने कोई खास निशानी या ऐसा कुछ देखा जिससे हम उसे पहचान सके? आशी अपनी गर्दन ना में हिला देती है। आशी को अचानक से याद आता है कि उस शख्स के हाथ पर आशी ने काटा था। आशी करण से कहती है, मैंने उसके हाथ पर काटा था तो शायद निशान बन गया हो। आशी खुद ही कंफ्यूज्ड थी कि सच में कोई निशान होगा भी या नहीं। आशी पूरी तरीके से श्योर नहीं थी। दूसरी ओर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके सर पर कैप और चेहरे पर मास्क था।
वो एक साथ 8 से 10 गुंडों से भीड़ रही थी। उनके हर वार का पलटकर जवाब दे रही थी। उन सभी को अकेले ने ही धूल चटा दी थी। एक एक कर सभी को जमीन पर ढेर कर दिया था। वो लड़की एक गुंडे से लड़ रही थी, तभी नीचे से एक गुंडा खड़े होकर अपनी जेब में से चाकू निकालकर उस लड़की पर हमला कर देता है। लेकिन वो लड़की पलट जाती है। वो चाकू उस लड़की की बाजू पर लग जाता है और उस लड़की का खून बह जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने जख्म को इग्नोर कर इन सभी गुंडों से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही थी। उस लड़की ने अभी भी लड़ना नहीं छोड़ा था। नीचे गिरने के बाद भी वो गुंडे उठ उठकर वापस से लड़ रहे थे। उस लड़की का खून काफी ज्यादा बह गया था। अब उसे सब धुंधला दिखना शुरू हो गया था। वो अपनी वॉच में एक बटन को प्रेस कर कहती है, आई नीड बैकअप। इतना कह उसकी आंखों के सामने धुंधलापन बढ़ जाता। वो लड़की उन गुंडों से अब उनकी कदमों की आहट, सांसें की आवाज से पहचान कर उनके साथ अभी भी लड़ रही थी। कुछ देर लड़ने के बाद वो लड़की उन्हें चकमा देकर निकल जाती है। वो लड़की भागकर मेन रोड पर आ जाती है। सामने से आ रही गाड़ी के सामने वो लड़की वही सड़क पर बेहोश हो जाती है। उस कार का ड्राइवर अचानक से कार के सामने लड़की के आने से ब्रेक लगा देता है। एक तेज आवाज के साथ वो गाड़ी ठीक उस लड़की के सामने आकर रुकती है। कार से ड्राइवर सीट से एक लड़का उतरकर जल्दी से उस लड़की के पास जाकर उसे चेक करता है। जैसे ही वो लड़का उस लड़की का चेहरा अपनी ओर पलटता है, उसकी नीली आंखों को देख हैरानी के साथ कहता है, नियारा। इतना कह उसका मास्क उतार देता है। सच में वो लड़की नियारा ही थी। वो लड़का जल्दी से उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर कार में पिछली सीट पर लेटा देता है और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार हॉस्पिटल की ओर मोड़ देता है। नेक्स्ट डे आजादी और निशिका का संगीत था। 5 स्टार रिजॉर्ट में। चौधरी और गहलोत फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी। सिमरन जी आशी को आवाज लगाते हुए कहती हैं, आशी बेटा थोड़ा जल्दी करो वरना हमें लेट हो जाएगा। आशी सीढ़ियों से उतरते हुए कहती हैं, माँ मैं आ गई। सिमरन जी आशी को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। आशी ने आज स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। आशी की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। आशी की मांग में सिंदूर, गले में करण की चैन जो आशी के लिए उसका मंगलसूत्र था, मैचिंग चूड़ियां, गले में बिल्कुल हल्का सा ड्रेस से मैचिंग गले से चिपका हुआ नेकलेस। आशी सिमरन जी के सामने आकर कहती है, क्या हुआ माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है। सिमरन जी आशी की बलाए ले आशी से साइड में थू थकारते हुए कहती हैं, कहीं मेरी ही टोक मेरी बच्ची को ना लग जाए, बिल्कुल एंजल लग रही हो आसमान से आई हुई। रत्ना देवी चिढ़ते हुए कहती हैं, सर पर बैठा लो इसे अपने। रत्ना देवी तो इस बात से भी चिढ़ी हुई है कि जिस दिन आशी को साहिल के बारे में पता चला उस दिन आशी साहिल को सजा जरूर दिलवाएगी। और इस बार तो साफ साफ रणधीर चौधरी ने भी किसी की मदद और दया के लिए मना कर दिया है। 6 साल पहले तो रणधीर चौधरी अपनी बेटी के आंसुओं को देख पिघल गए थे, लेकिन इस बार वो अपनी बेटी का साथ नहीं देने वाले थे। सिमरन जी बड़े ही प्यार से कहती हैं, दीदी अगर ये सर पर चढ़ना है तो मैं अगर मेरी खुद की बेटी भी होती तो उसे भी ऐसे ही सर पर बैठा कर रखती। वैसे भी मेरे तो सारे बच्चे सर पर बैठा रखे हैं तो अपनी बहू को पीछे कैसे छोड़ सकती हूँ। रत्ना देवी सिमरन जी का ऐसा जवाब सुन और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और मुंह बनाते हुए हवेली से बाहर चली जाती है। नीति और मीतू, सुहाना भी रेडी होकर आ जाते हैं। सभी ने आज स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहने थे। रणधीर चौधरी कहते हैं, आज की तारीख में वहां संगीत में पहुंच जाओगी तुम सभी। आज ही संगीत है और कल शादी है। सिमरन जी नजरें झुकाकर कहती हैं, जी बाऊ जी बस सब रेडी है, हम जा ही रहे हैं। कुछ देर बाद सारी लेडीज संगीत के लिए निकल जाती है। पूरा रिजॉर्ट रंग बिरंगी लड़ियों फूलों से सजाया गया था, एकदम किसी नई नवेली दुल्हन की तरह। सभी लेडीज रिजॉर्ट के अंदर आ जाती है। निशी की फैमिली यहाँ पहले से ही मौजूद थी। निशी ने लाइट ब्लू कलर का फ्लोवरला प्रिंट का लहंगा पहना हुआ था। निशी सामने बीचों बीच बैठी थी। निशी के पास राही बैठी थी जिसने डार्क ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। नत्तू भी थी। आज नत्तू ने ब्लू साड़ी, सिंपल सी ज्वेलरी, जो नत्तू की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। निशी की फैमिली जैसे ही करण की फैमिली को देखते हैं तो अपनी जगह से खड़े होकर उन सभी के वेलकम करने चली जाती है। निशी की मॉम मिसेस गहलोत आगे जाकर सबसे पहले बुआ जी के पैर छूते हैं और फिर सिमरन जी और नीति के गले मिलते हैं। निशी और राही भी उन तीनों के पैर छूते हैं। निशी जैसे ही आशी के पैर छूने जाती है, आशी थोड़ा पीछे हो निशी को ठीक से खड़े कर देते हैं। आशी कहती है, निशी प्लीज मुझे मेरे पैर छूकर ऐसा फील मत करवाओ कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैं तुमसे 1 ही साल बड़ी हूँ, प्लीज आगे से मेरे पैर मत छूना। इतना कह आशी निशी को गले लगा लेती है। निशी पीछे हटकर मुस्कुराते हुए कहती है, जैसी आपकी इच्छा जेठानी जी। राही आशी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। राही को देख आशी अपनी नजरें फेर लेती है। आशी कहीं ना कहीं राही से नजरें मिलने में असहज महसूस कर रही थी क्योंकि आशी ने राही को उसके पेरेंट्स की डेथ को लेकर सच नहीं बताया था। एपिसोड 97 मैंने और नाज ने शादी कर ली। राही आशी को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी।
क्या पता आशी कुछ तो राही के बारे में बता दें। लेकिन आशी कहीं ना कहीं राही की उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो राही को सच बताकर दर्द तकलीफ नहीं देना चाहती। राही की उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन शायद आशी का सच छिपाना आशी को महंगा पड़ सकता है। आशी राही को इग्नोर कर आगे चली जाती है। आशी एक साइड में खड़ी थी और निशिका बाकी सब मेहंदी लगवा रहे थे। सिमरन जी ने भी मेहंदी लगवा ली थी। सिमरन जी आशी के पास आकर कहती हैं, आशी बेटा। आशी जी माँ। सिमरन जी तुम भी मेहंदी लगवा लो। आशी ये सुनते ही सड़े से एक्सप्रेशन बना लेती है, क्योंकि आशी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आशी के फेस के बदलते एक्सप्रेशन देख सिमरन जी को समझते देर नहीं लगते कि आशी को ये सब पसंद नहीं। सिमरन जी आशी से आगे कहती हैं, तुम्हें ये पसंद नहीं? आशी हैरानी जताते हुए पूछते हैं, आपको कैसे पता चला? सिमरन जी हंसते हुए कहती हैं, ये तुम्हारी शकल पर साफ साफ दिख रहा है, और इतनी तो अपने बच्चों के चेहरे के भाव पढ़ ही लेती हूँ। आशी अपनी नजरें झुकाकर कहती हैं, सॉरी माँ, लेकिन मुझे नहीं लगानी। सिमरन जी बड़े ही प्यार से कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें कोई फोर्स भी नहीं कर रहा। सिमरन जी एक साइड में टेबल पर बैठ जाती है और आशी को भी अपने पास बैठा लेती है। आशी सिमरन जी से पूछती है, माँ ये कब खत्म होगा, हम वापस कब जाएंगे? सिमरन जी अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहती हैं, अभी तो टाइम है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तभी आशी का फोन रिंग करता है। आशी जैसे ही स्क्रीन पर नाम देखती है, आशी की नजरें छोटी और माथे पर सिलवट आ जाती है। आशी सिमरन जी से कहती हैं, माँ जरूरी फोन है। इतना कह आशी बाहर की ओर चली जाती है। राही जो मेहंदी लगवा रही थी उसकी नजरें आशी पर टिकी थीं। आशी को बाहर जाता देख राही मेहंदी वाली को इशारे से छोड़ने को कहती हैं। मेहंदी वाली राही से कहती हैं, मैम बस 10 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। राही इशारे से जल्दी जल्दी करने को कहती हैं। राही आशी से बात करना चाहती थी, लेकिन राही को कभी कुछ समय ही नहीं मिला राही को आशी से बात करने का। राही की मेहंदी जैसे ही कंप्लीट होती है, वो आशी को ढूंढने बाहर चली जाती है। नत्तू का घर। डॉक्टर कबीर आकाश जी की रिपोर्ट लेकर उनका चेकअप करने आते हैं। श्री घबराहट से पूछती है, डॉक्टर आकाश जी की रिपोर्ट्स ठीक तो है ना? डॉक्टर कबीर बड़ी ही रुहाशी आवाज में धीरे से कहते हैं, मिस जिंदल का डाउट सही निकला। सच में मिस्टर जिंदल को गलत मेडिसिन दी जा रही थी। ये सुन देव का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पार्वती जी इशारे से देव को डॉक्टर के सामने शांत रहने को कहते हैं। डॉक्टर कबीर एक प्रिस्क्रिप्शन पर कुछ मेडिसिन लिखकर श्री को देते हुए कहते हैं, देखिए मिसेस जिंदल, आपको मिस्टर जिंदल की डाइट और टाइम टेबल का अच्छे से ध्यान देना होगा, और दिन में 3 से 4 बार एक्यूपंक्चर मसाज देनी होगी, और इन सब से ऊपर दुआ है ये जल्दी की ठीक हो जाए, इसलिए हम अपना बेस्ट देंगे। बाहर रिजॉर्ट की पार्किंग में आशी रोनी को छोटी नजरों से घूरते हुए गुस्से से कहती हैं, अगर तुम यहाँ हो तो नाज कहाँ है? रोनी खामोशी से नजरें झुकाए खड़ा था। रोनी हकलाते हुए कहता है, मैं यहाँ आपसे 6 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में जानने आया हूँ। आशी गुस्से से रोनी के शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए कहती हैं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कहाँ है नाज? नाज की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। नाज ट्रिप पर गई है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोनी हैरानी से एक झटके के साथ आशी की ओर देखता है। रोनी नहीं जानता था कि आशी को ये नहीं पता कि नाज और रोनी ने शादी कर ली है। रोनी को अपनी ही सोच में खोए हुए देख आशी इरिटेशन से कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ रोनी। इतना कह आशी रोनी की शर्ट पर अपनी पकड़ कस देती है। रोनी डरते डरते कहता है, मिस जिंदल वो। आशी पूरी तरीके से गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उबल रही थी। आशी घूरते हुए रोनी से कहती है, आगे जानना है मुझे। रोनी, वो नाज मेरे साथ है, मैंने और नाज ने शादी कर ली। ये सुन आशी की पकड़ रोनी के शर्ट से छूट जाती है। रोनी आगे कहता है, प्लीज मुझे। रोनी ने इतना ही कहा था कि रोनी के चेहरे पर एक झनाटेदार तमाचा पड़ता है। रोनी का चेहरे एक और झुक जाता है और पूरा गाल लाल हो जाता है। आशी अपनी सुलगती आंखों से रोनी को देख रही थी। रोनी सीधा हो आशी से कहता है, प्लीज मिस जिंदल, मुझे उस रात के एक्सीडेंट के बारे में बता दीजिए, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। आशी गुस्से में कहती है, मैं किसी को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। इतना कह आशी अपनी कार की ओर जाने लगती है। आशी अब नाज के मुंह से सुनना चाहती थी कि क्या सच में उसने रोनी से शादी की है, क्या रोनी ने नाज को मजबूर कर शादी की है। ऐसे कई सारे सवाल आशी के दिमाग में एक साथ घूम रहे थे। रोनी अपनी जगह पर खड़े हुए ही चिल्लाते हुए कहता है, सच बाहर आना बहुत जरूरी है नाज के लिए। नाज का नाम सुन आशी के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। आशी रोनी की ओर पलटकर तेज कदमों से रोनी के सामने आकर छोटी नजरें कर कहती है, नाज का इन सबसे क्या लेना देना? कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो, और क्यों की है तुमने मेरी नाज से शादी? रोनी के चेहरे पर घबराहट से पसीने आ चुके थे। रोनी ने सच जानने के लिए नाज का नाम ले तो लिया था, लेकिन अब रोनी एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था
जहां रोनी अब आशी को कुछ बता भी नहीं सकता था। अगर बताता तो उसका भाई बिना कुछ भी सोचे समझे नाज के साथ कुछ भी अपने गुस्से में गलत कर सकता था। बिना सच बताए तो आशी भी कुछ नहीं बताने वाली। राही भी आशी को ढूंढते ढूंढते पार्किंग में आ जाती है। हॉस्पिटल में नियारा को होश आता है। नियारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। नारा की लेफ्ट बाजू पर काफी गहरा घाव था, जिस पर अब पट्टी बंधी थी। नियारा को अपनी बाजू में दर्द की लहर मालूम होती है। नायरा बेड पर बैठ जाती है। नियारा चारों ओर नजरें दौड़ाती हैं और खुद को हॉस्पिटल में देख दंग रह जाती है। नियारा एक साइड स्टैंड पर खाली ब्लड का पैकेट लटका हुआ था, जिससे साफ था कि नियारा को ब्लड भी दिया गया था। नियारा खुद में ही बड़बड़ाती है, मुझे यहाँ कौन लाया? मेरा ज्यादा देर तक यहाँ रहना सेफ नहीं है, मुझे जाना होगा। इतना कह नियारा ग्लूकोज की ड्रिप अपने हाथ से एक झटके के साथ निकाल देती है। नियारा को दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को नियारा इग्नोर कर देती है। नियारा बेड से नीचे उतरकर बाहर जाने को होती है कि तभी रूम का दरवाजा खोलकर एक शख्स अंदर आता है। दरवाजे खुलने की आवाज सुन नियारा अलर्ट मोड पर खड़ी हो, लेकिन सामने वाले लड़के पर जैसे ही नियारा की नजर जाती है, नियारा इरिटेशन से कहती है, तुम, इसका मतलब तुम मुझे यहाँ लाए हो? नियारा उसे ऊपर से नीचे तक उस वाइट कोट में देखकर कहती हैं, और तो तुम डॉक्टर हो, नॉट बैड, मेरे बहुत काम आओगे। इतना कह सामने खड़े लड़के के डॉक्टर के कोट पर उसके नाम को पढ़कर कहती हैं, डॉक्टर अक्ष कौशिक। नियारा आगे बढ़ते हुए कहती हैं, थैंक्स बट अब मैं चलती हूँ। नियारा 2 ही कदम आगे बढ़ी थी कि अक्ष नियारा की कलाई पकड़कर रोकते हुए कहता है, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नियारा अक्ष के सामने आकर एटीट्यूड से कहती हैं, तुम्हें मैं ठीक नहीं लग रही होगी, बट मेरे लिए ये सब नॉर्मल है, आदत है मुझे इन सब की। इतना कह नियारा वापस मुड़ती है तो सामने रात वाले गुंडे नियारा को ढूंढ रहे थे। ये देख उनकी नजरों से छिपने के लिए अचानक से वापस पलटती है। नियारा और अक्ष दोनों ही टकराने से बेड पर गिर जाते हैं। दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती हैं। दोनों की हैरानी से आंखें फाड़े एक दूसरे को देख रहे थे। अक्ष तो आंखें फाड़े नियारा की नीली आंखों में देख रहा था। अक्ष की तो दुनिया ही रुक गई थी। अक्ष ने तो मानो सोचने की क्षमता भी खो दी हो। नियारा जब महसूस करती है कि उसने हड़बड़ाहट में क्या किया है, नियारा पीछे हट ठीक से खड़े हो अपनी मुठिया कस लेती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं। नियारा जाने लगती हैं तो अक्ष अपने सेंस में आ नियारा को अपनी ओर पलटते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुमने मेरी फर्स्ट। नियारा गुस्से से कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने जानबूझकर किया है? कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारे करीब आने का। इट वॉज एन एक्सीडेंट, फॉरगेट इट। इतना कह नियारा दरवाजे को जोर से गुस्से से पटकते हुए वहां से चली जाती है। अक्ष फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, समझती क्या है ये नीली आंखों वाली अपने आप को? नियारा अपने चेहरे पर मास्क लगा हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। सामने पार्किंग में ब्लैक पजेरो में आकर बैठ जाती हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स नियारा के एक्सप्रेशन देखकर कहता है, क्या हुआ? जो उस डॉक्टर के साथ हुआ वो सोच रही हो? अक्ष एक अच्छा लड़का है। नियारा अपनी लाल हो चुकी नीली आंखों से देखते हुए कहती हैं, गॉड फादर प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। नियारा खुद को शांत कर कहती हैं, गॉड फादर मुझे ये सब गलत लग रहा है। ये ड्राइविंग सीट पर वही आदमी था जो ज्वेलरी शॉप पर करण और आशी को छिपकर देख रहा था। एपिसोड 98 उसकी ओर से सफाई दे रहा है। श्री को इंस्ट्रक्शन देकर डॉक्टर कबीर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर कबीर के जाने के बाद देव गुस्से से एक जोरदार पंच दीवार पर मारता है। श्री देव की पीठ को आगे बढ़ रब करते हुए कहती हैं, देव मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा है जो उस केयरटेकर पर फटना चाहता है, लेकिन मेरा यकीन करो आशी कुछ गलत नहीं होने देगी, सब सही करेगी, बस अपनी दी पर भरोसा रखो। देव गुस्से में अपनी मुठिया कश अपने गुस्से को कंट्रोल कर कहता है, दी पर भरोसा है इसलिए शांत बैठा हूँ। इतना कह देव रूम से बाहर चला जाता है। श्री भी देव के पीछे जाने को होती है क्योंकि देव अपने गुस्से में कुछ ना कुछ गलत हो करता है, सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। पार्वती जी श्री को रोकते हुए कहती हैं, श्री रुक जाओ, कुछ नहीं करेगा वो। पिछले कुछ दिनों में जो तुम्हारे रिश्ते धीरे धीरे देव के साथ सुधर रहे हैं, उन्हें मैं फिर से बिगड़ता हुआ नहीं देखना चाहती। अगर तुम देव के पीछे जाना चाहती हो तो मैं देव को शांत करवाते हूँ, तुम आकाश के पास रुको। इतना कह पार्वती जी भी देव के पीछे चली जाती है। पार्किंग एरिया में आशी गुस्से से रोनी की ओर बढ़ते हुए दोनों हाथों से रोनी की कॉलर को मजबूती के साथ पकड़ते हुए रोनी को पीछे कार से लगाकर अपनी कड़क आवाज में कहती है, मेरी नाज को अगर तुम्हारे कारण तकलीफ हुई ना तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, समझे तुम? आशी रोनी को झटके से छोड़ते हुए पीछे हो जाती है और एक जोर से पंच गुस्से में कार के बोनट पर मारते हुए रोनी से कहती हैं, क्या और क्यों जानना चाहते हो तुम? ऐसा करते समय आशी की कुछ चूड़ियां टूट जाती हैं और आशी के हाथ में चुभ जाती है। रोनी कुछ कहने को होता है,
लेकिन उससे पहले ही रोनी के पीछे खड़ी नत्तू आशी के पास आते हुए आशी की फिक्र जताते हुए कहती हैं, भाभी आप ठीक तो है ना? आप इतना गुस्सा क्यों है, क्या हो गया? नत्तू के आगे के शब्द अटक अटक कर पूरे होते हैं। सामने खड़े रोनी को देखकर नत्तू को समझते देर नहीं लगती कि आशी को रोनी और नाज की शादी के बारे में पता चल गया है। रोनी के पीछे राही खड़ी थी। राही के हाथ में फर्स्ट एड किट थी। जब आशी ने अपना हाथ बोनट पर मारा था, जैसे ही राही ने आशी के हाथ पर खून देखा तो अंदर से फर्स्ट एड किट लेकर आती है। राही रोनी के बगल से होकर आशी और नत्तू के पास आकर नत्तू को फर्स्ट एड किट देते हुए साइन लैंग्वेज में कहती है, अब जल्दी से इनकी ड्रेसिंग करो, देख क्या रही हो तुम। राही जैसे ही रोनी के बगल से होकर जाती है तो रोनी को एक अलग ही अपनापन महसूस होता है, जैसे कोई उसका अपना उसके बिल्कुल करीब से गया हो। रोनी राही की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही घर के बाकी सभी बाहर आकर आशी नत्तू राही को घेर लेते हैं। क्योंकि राही जब अंदर से दौड़कर फर्स्ट एड किट लाई थी तो नीति ने देख लिया था। ऐसा सब देखने के बाद हमारी नीति थोड़ी ना चुप रह सकती थी, सभी को अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है। रोनी भी उनके बीच में जाना चाहता था और देखना चाहता था कि अभी उसके बगल से गई वो लड़की कौन थी। नत्तू आशी के हाथ पर ड्रेसिंग करने लग जाती है, लेकिन आशी तो अभी भी गुस्से से रोनी को घूर रही थी। रोनी की नजरें राही को देखना चाहती थीं। रोनी इस अपनेपन लगाव को महसूस कर बेचैन होता जा रहा था, लेकिन कोई था जो छिपकर रोनी पर नजरें गड़ाए बैठा था। वो किसी के पास कॉल कर कहता है, बॉस ये रोनी तो आशी जिंदल के पास पहुंच गया है। उस एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन रोनी को उस आशी जिंदल ने अभी कुछ नहीं बताया। उधर से वो आदमी अपनी कॉल को कट करते हुए कहता है, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आशी जिंदल को सब याद आ गया होगा तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मैं इन दोनों भाइयों को अपने इशारों पर कैसे नचाऊंगा, कैसे मैं एक तीर से दो निशाने चलाऊंगा। पार्किंग में सभी आशी को लेकर अंदर जाने लगते हैं। आशी अपने गुस्से को कंट्रोल कर सिमरन जी से कहती है, माँ मुझे रोनी से कुछ काम है, मुझे अभी जाना होगा, मैं सीधा हवेली आ जाऊंगी। सिमरन जी मना करते हुए कहती हैं, नहीं कहीं नहीं जाना, अंदर चलो। सिमरन जी आशी को अपने साथ अंदर ले जाती है। आशी जाते समय भी पीछे मुड़कर रोनी को अपनी जलती निगाहों से देख रही थी। अंदर रिजॉर्ट में सभी आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और डीजे पर 52 गज का दामन हरियाणवी सॉन्ग प्ले करवाकर डांस करने लग जाते हैं। वैसे किस किस ने ये गाना सुना है? आशी तो एक साइड में टेबल के पास बैठी थी, क्योंकि आशी का तो डांस में इंटरेस्ट ही नहीं था। राही आशी के सामने चेयर पर आकर बैठ जाती हैं। राही इशारे से आशी से पूछती हैं, क्या आपको मुझसे रिलेटेड कुछ याद आया कि आपने मुझे कहाँ देखा था? आशी को वो एक्सीडेंट याद आता है और साथ साथ ये भी कि रोनी भी इसी एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा था। आशी अपनी ही सोच में गुम सोचती हैं, राही का तो समझ में आता है, लेकिन ये रोनी क्यों उस एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा था? आशी को गहरी सोच में गुम देख राही आशी के सामने हाथ हिलाते हुए कहती हैं, आशी जी आप कहाँ खो गए, बताए ना आप कुछ जानते हैं। आशी को राही की साइन लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन राही की आंखों में उत्सुकता, बेचैनी साफ देख पा रही थी कि राही अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती है। आशी भी इस एक्सीडेंट में राही के पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन वो कौन थे ये तो आशी भी नहीं जानती थी। आशी राही से कहती हैं, राही मैं जानती हूँ तुम अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से सब याद करो। वैसे भी मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन पता करने की कोशिश करूंगी। राही अपना छोटा सा उदास चेहरा बना लेती है। आशी राही के हाथ पर अपना हाथ रख दिलासा देते हुए थोड़ा पौज ले आगे कहती हैं, आदि और निशी की शादी के बाद मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था, वहां जाकर शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। राही एक उम्मीद से अपना सर हाँ में हिला देती है, शायद राही को वहां जाकर ही कुछ याद आ जाए। रोनी अभी भी बाहर ही खड़ा था। रोनी अंदर आने को होता है कि रोनी का फोन रिंग करता है तो रोनी अपना फोन जेब में से निकालकर देखता है तो स्क्रीन पर भाई शो हो रहा था। रोनी समझ जाता है कि उसके भाई तक खबर पहुंच चुकी है कि रोनी आशी से मिलने गया है। रोनी एक साइड में जाकर अपना कॉल पिक करता है। उधर से रोनी के भाई की गुस्से से भरी आवाज सुनाई पड़ती है, तुम्हें किसने कहा वहां जाने के लिए? तुम भूल रहे हो, अगर तुम मेरे खिलाफ जाकर कुछ भी करोगे तो तुम्हारी प्यारी बीवी की सांसें छीन लूंगा मैं, और तुम जानते हो एक बार जो मैं कहता हूं वो करके रहता हूं। रोनी भाई एक बार आप सच जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है कि मिस जिंदल ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ये गलतफहमी भी तो हो सकती है, शायद कुछ ऐसा है जो हमसे छिपा हुआ हो, और आप शायद भूल रहे हैं दी की बॉडी हमें नहीं मिली है, दी जिंदा है, मेरा दिल कहता है। उधर से आवाज आती है, रावी जिंदा होती तो आज तक हमें मिली क्यों नहीं? कहाँ है वो, क्यों छिपी हुई है? रावी जिंदा नहीं है समझे तुम। उस आशी ने हमारे माँ पापा के साथ हमारी बहन को भी हमसे छीन लिया और तुम उसकी तरफ से सफाई पेश कर रहे हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए, जो अपनी फैमिली के कातिल से बदला लेने की बजाय
उसकी ओर से सफाई दे रहा है। रोनी कुछ कहने को होता है लेकिन एक टूटू की आवाज के साथ कॉल कट हो जाता है। एपिसोड 99 आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब आगे, रोनी का बंगलो। रोनी वापस बंगलो आ जाता है और आकर सबसे पहले नाज को आवाज लगाता है। नाज तो नहीं बल्कि मिस्टी माँ बाहर आती हैं। रोनी घबराई परेशान सी आवाज में मिस्टी माँ से नाज के बारे में पूछता है। मिस्टी माँ, नाज कहाँ है? रोनी की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मिस्टी माँ रोनी को यूं परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रोनी परेशानी से कहता है, मिस्टी माँ पहले ये बताइए कि नाज कहाँ है? मिस्टी माँ, नाज पीछे गार्डन में सफाई कर रही थी, शायद अभी भी वही होगी। रोनी ये सुन पीछे गार्डन में भाग कर जाता है। रोनी को नाज कहीं नजर नहीं आती। रोनी और ज्यादा परेशान हो जाता है। डर से रोनी की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती है। रोनी को डर सताने लगता है कि कहीं रोनी के भाई ने नाज के साथ सच में कुछ कर तो नहीं दिया। रोनी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है, रोनी को फ्लावर वाले एरिया में दुपट्टा नजर आता है। रोनी दौड़कर उस ओर जाता है। नाज वहां बेहोश पड़ी थी। नाज को देखकर रोनी की जान में जान आती है। रोनी आगे बढ़कर नाज को अपनी गोद में उठाकर रूम में तेज कदमों से लेकर जाता है और मिस्टी माँ को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। रूम में रोनी नाज के पीले पड़ चुके चेहरे को थपथपा रहा था, लेकिन नाज कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। रोनी की आंखों में नाज के लिए फिक्र और परेशानी साफ देखी जा सकती थी। रोनी की आंखों में पानी झलक आया था। रोनी कभी नाज की हथेली को तो कभी नाज के पैरों के तलवे को मसल रहा था, लेकिन नाज अभी तक होश में नहीं आई थी। करीब 20 मिनट बाद एक लेडी डॉक्टर रोनी के रूम में आती है। मिस्टी माँ रोनी के कंधे पर हाथ रख रोनी को शांत होने को कहती हैं। रोनी बेटा, डॉक्टर को चेकअप करने दो। रोनी मिस्टी माँ के कहने पर नाज के पास से उठकर साइड में खड़ा हो जाता है। डॉक्टर आगे आकर नाज का चेकअप करती है। डॉक्टर कुछ कहती उससे पहले ही रोनी हड़बड़ाहट दिखाते हुए पूछता है, डॉक्टर नाज कैसी है? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? रोनी ने ये सब एक ही सांस में कह दिया था। रोनी की आवाज में उसके दिल का हाल साफ बयां हो रहा था। डॉक्टर रोनी की ओर स्माइल कर बड़े प्यार से कहती हैं, देखिए मिस्टर रावल, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। शी इज प्रेग्नेंट। ये सुन रोनी के चेहरे की परेशानी एक्साइटमेंट और खुशी में बदल जाती है, लेकिन डॉक्टर की आगे की बात सुन गायब हो जाती हैं। शायद थकान के मारे ये बेहोश हो गई है, बहुत ज्यादा कमजोर है ये। ऐसा लगता है जैसे पिछले कुछ दिनों से इन्होंने कुछ ठीक से खाया नहीं है। बस आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए और हॉस्पिटल जाकर फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिएगा। इन्हें मैंने इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना कह डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। मिस्टी माँ डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चली जाती है। रोनी का चेहरा लाल हो गया था। रोनी को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई नाज को ठीक से खाने को भी नहीं देगा। रोनी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया नाज ने कुछ खाया है भी या नहीं। रोनी तो बस रोज टूल होकर आता और सुबह उठकर चला जाता। रोनी को नाज की ये हालात देखी नहीं जाती थी और बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। रोनी नाज के बगल में बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लेता है। रोनी के हाथ कांप रहे थे और आंखों में से एक बूंद आंसू लुढ़क कर गाल पर आ जाता है। रोनी के दिल में एक दर्द की लहर उठ जाती है। रोनी को अपने कंधे पर हाथ महसूस होता है। रोनी मुड़कर देखता है तो मिस्टी माँ आंखों ही आंखों में रोनी को हौसला रखने को कहती हैं। रोनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। मांगे राम जी का घर। मांगे जी बैग में जल्दबाजी करते हुए अपना सामान डाल रहे थे। रमा जी मांगे जी का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती हैं, अब सामान क्यों वापस पैक कर रहे हैं आप? 6 साल बाद गांव आए हैं, आप 6 दिन यहाँ रुके भी नहीं और जाने की बातें करने लगे। मांगे जी कहते हैं, बड़े मालिक ने कहा है वापस जाने को। लेकिन क्यों? रमा पूछती हैं। मांगे जी पता नहीं, लेकिन जल्दी चलो। इतना कह वापस से अपने बैग में सामान डालने लगते हैं। दोनों बैग पैक कर जाने के लिए जैसे ही बाहर आकर दरवाजा खोलते हैं, सामने देख हैरानी से उन दोनों की ही आंखें फैल जाती हैं। सभी लेडीज संगीत से वापस आ जाते हैं, लेकिन आशी हवेली आने की बजाय नत्तू के साथ नत्तू के घर जाती है, नत्तू को छोड़ने। नत्तू का घर। आशी कार से उतरकर तेज कदमों से अंदर जाती हैं। आशी सीधा आकाश जी के रूम में जाती है। रत्ना जी और सुरेश जी आशी को गुस्से में देख नत्तू से पूछते हैं, आशी को क्या हुआ? नत्तू घबराहट में अपना नाखून चबा रही थी। नत्तू कहती हैं, आशी भाभी को किसी ने भी नाज की शादी के बारे में नहीं बताया था और उन्हें आज मालूम पड़ गया, इसलिए वो गुस्से में है। आकाश जी के रूम में अंदर जाकर श्री से पूछती हैं, मिसेस जिंदल नाज कहाँ है? श्री जो कि आकाश जी के पास बैठी हुई थी, वो आशी की ओर मुड़कर देखती हैं। श्री अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती हैं, तुम्हें पता है ना कि नाज टूर पर गई है, फिर ये सवाल क्यों कर रही हो तुम? आशी रूम में अंदर आते हुए एरोजेंटली कहती हैं, एक बार सोच लीजिए मिसेस जिंदल, आप सच कह रही है ना? श्री हैरान थी।
क्योंकि आशी ने आज तक श्री से कभी भी इस टोन में बात नहीं की थी। आशी के पीछे दरवाजे पर खड़ी नत्तू इशारे से कहती हैं आशी को सब पता है। श्री आकाश जी की ओर मुड़कर देखती हैं और आशी को अपने पीछे आने को कह घर से बाहर आंगन में आ जाती है। आशी श्री से कहती है मिसेस जिंदल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे इतना बड़ा सच छिपाएंगी, वो भी जो नाज से जुड़ा है। आप जानती हैं ना, मेरी नाज मेरे लिए मेरी लाइफ। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों इतना पराया कर दिया मुझे आपने? आशी के शब्दों में नाराजगी साफ झलक रही थी। श्री आशी की नाराजगी को समझ रही थी। श्री आशी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। आदि की शादी छोड़ तुम नाज की इस बेवकूफ़ी भरी हरकत पर अपना टाइम वेस्ट करो, मुझे ये पसंद नहीं। आशी हैरानी से आंखें फाड़े मिसेस जिंदल को देख रही थी। आशी को उम्मीद नहीं थी कि श्री इस तरीके का जवाब देगी। नाज ने शादी कर ली और श्री को ये बस एक बेवकूफ़ों वाली हरकत लग रही थी, जिसे आशी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। आशी हैरानगी के साथ कहती है मिसेस जिंदल, नाज ने बिना बताए रोनी से शादी कर ली। आपको ये बस बेवकूफ़ों वाली हरकत लग रही है। श्री निराशा से कहती हैं क्या करती मैं? क्या कहती नाज से तोड़ दो रोनी के साथ रिश्ता, लेकिन कैसे? किस हक से? तुमने करण से शादी की, देव ने नत्तू से कर ली। तुम दोनों ने भी तो बिना बताए शादी की थी, तो नाज को किस हक से रोकती मैं? श्री की बात कुछ हद तक सही भी थी। आशी एक गहरी सांस ले कहती है लेकिन आप नाज को रोनी के साथ जाने से रोक सकती थी। नाज कोई छोटी बच्ची नहीं है। मैं कहती रुक जाओ और वो रुक जाती। मुझे नहीं पता उस समय मैंने गुस्से में आकर जो किया वो सही किया या नहीं। श्री अपनी बात रखते हुए कहती हैं। आशी आगे कुछ नहीं कहती। आशी अंदर आकर आकाश जी के पास बैठ जाती है और उनका पकड़कर अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है सॉरी पापा, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। जो नाज ये सब किया है, मैं उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। आपको ठीक होना होगा, मेरे लिए, हम सब के लिए। अब कोई भी आपको गलत दवाई नहीं देगा। अब आपको भी स्ट्रांग बनना है। जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर सारा बिजनेस संभालना है। आकाश जी आशी के दिल के हाल को समझ रहे थे। आकाश जी भी जल्द से जल्द ठीक होना चाहते थे। आकाश जी आशी की ओर देखते हुए अपनी पलकें 2 बार झपका देते हैं। आशी अपने आंसू साफ कर वहां से चली जाती है। जाने से पहले दरवाजे पर खड़ी जो सब सुन रही थी, श्री आशी से कहती है नाज ने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समझी तुम? श्री को बिना कोई जवाब दिए आशी बाहर आ नत्तू से पूछती है देव कहाँ है? नत्तू जवाब देते हुए कहती हैं भाभी मैं भी तो आप ही के साथ घर आई हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? रत्ना जी कहती है देव और पार्वती जी घर के पीछे बैठे हैं। जब से डॉक्टर साहब आकर समधी जी की रिपोर्ट देकर गए हैं, तभी से दोनों ही वही है। ये सुन आशी भी वही चली जाती है। आशी और नत्तू दोनों ही घर के पीछे चली जाती है। शाम ढल चुकी थी, पर आसपास का सब साफ नजर आ रहा था। चिड़िया की चहकने की आवाज उस शांत माहौल में गूंज रही थी। देव खामोशी से एक पेड़ के सहारे खड़ा हुआ था और पार्वती जी एक पत्थर पर बैठी थी। आशी सुन शांति को भंग करते हुए देव से गुस्से से बोली, मिसेस जिंदल ने कुछ नहीं बताया, कम से कम तुम, दादी जी या नत्तू तुम बता सकती थी। क्या अब मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही? क्या आपने मुझे इतना पराया कर दिया? देव और पार्वती जी आशी की आवाज सुन पीछे पलटकर देखते हैं। देव अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो जाता है। देव चूहे जैसी आवाज निकालकर कहता है सॉरी दी मॉम ने आपको डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था। उन्होंने मना किया, तुमने मान लिया। कब से तुमने मॉम की बातें माननी शुरू कर दी? हमेशा तो उनके अगेंस्ट ही रहे हो तुम। क्या मेरा जानने का हक नहीं है नाज क्या कर रही है क्या नहीं? नाज ने शादी भी तो उसी से की है जो मैंने ही नाज के पीछे बॉडीगार्ड लगाया था। सॉरी दी। देव अपना चेहरा झुकाकर खड़ा हो जाता है। आशी पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। पार्वती जी अपनी जगह से खड़े होते हुए नत्तू के पास जाकर कहती हैं जा संभाले उसे। देव की ओर इशारा करते हुए कहती हैं। पार्वती जी अंदर चली जाती है। देव वही पेड़ के सहारे जमीन पर बैठ जाता है। नत्तू देव के सामने जाकर पंजों के बल बैठ जाती है। नत्तू देव के कंधे पर हाथ रखती है। देव अपना चेहरा ऊपर सामने देखता है। देव की आंखें नम थी। देव अचानक से नत्तू को गले लगा लेता है। देव इस समय अंदर से बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। देव को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी फैमिली के किसी काम का नहीं। बीते दिनों से जो जो सच बाहर निकलकर आ रहे थे, उन सब से कहीं ना कहीं देव हट हुआ था। नत्तू देव की पीठ को सहलाने लगती हैं। नत्तू देव से कहती हैं आप आशी भाभी की बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर वो थोड़ा गुस्सा हो गई? आप उनके छोटे भाई हैं, इतना तो डांट ही सकती है ना वो हमें। देव थोड़ा पीछे हो नत्तू से कहता है बुरा मुझे दी के डांट का नहीं लग रहा। तकलीफ इस बात से है कि मैं अपनी फैमिली अपनी बहनों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। उस दिन तो मैंने नाज को डांट दिया पर आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही।
नाज से ये पूछने की कि वो ठीक तो है ना, वो रोनी उसे अच्छे से तो रखता है ना। मैं दी के साथ हवेली भी आया था और नाज का मैंने एक बार हाल तक नहीं पूछा। क्या करेगा अब रोनी? कौन आया था मांगे जी के घर? एपिसोड 100। मुझे डरा ज्यादा रही है। आशी हवेली आते ही गुस्से से अपने रूम में जा रही थी। सामने से आते शख्स से आशी टकरा जाती है। आशी गुस्से में चिढ़ते हुए कहती हैं दिखाई नहीं देता। आशी ने इतना ही कहा था कि आशी शक की निगाहों से देखकर कहती हैं तुम कौन हो? ये चोट कैसे लगी? उसके हाथ पर बंधी पट्टी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं। सामने खड़ा लड़का अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है मोहतरमा जी चोट तो आपके हाथ पर भी लगी है, वैसे सच बताऊं मुझे तो एक जंगली बिल्ली ने नोच लिया और आपको। तभी वो लड़का चीख उठता है, आह बुआ जी छोड़ो यार, मेरे इस नाजुक से कान को मेरे शरीर से अलग करने का इरादा है। नीति कान छोड़ते हुए कहती हैं हाय हाय युव क्यों हमारी बहू को परेशान कर रहा है? सीधे से सवाल का ढेढ़ा जवाब क्यों दे रहा है? युव कहता है क्या बुआ जी मैं मजाक भी नहीं कर सकता। मजाक भी मजाक की जगह पर अच्छा लगता है, अब सीधे सीधे बताओ ये चोट कैसे लगी? आशी अपनी कोल्ड वॉइस में पूछती हैं। युव मजाकिया अंदाज में कहता है भाभी आप तो मुझसे पूछ कम और मुझे डरा ज्यादा रही है। आशी सर्द नजरों से युव को देखती हैं। युव थोड़ा सीरियस होकर कहता है ये मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आशी युव का जवाब सुन अपने रूम में चली जाती हैं। रत्ना देवी युव से आशी का बार बार एक ही सवाल करना खटकने लगता है। रत्ना देवी खुद से ही कहती है कहीं बाऊ जी की बात सच तो नहीं? आशी के कमरे में क्या सच में साहिल गया था? ये साहिल मेरे मना करने के बाद भी क्यों गया? ये सोच रत्ना देवी साहिल के कमरे में जाती हैं। साहिल का कमरा। रत्ना देवी साहिल के कमरे में अचानक से बिना नॉक किए चली जाती हैं और सामने का नजारा देख जल्दी से दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती हैं। साहिल के पास जाकर सुहाना का साहिल से अलग करती है। साहिल सुहाने के एक हाथ से जबड़े और एक हाथ से बालों को कसकर पकड़कर खड़ा था। सुहाना जो कि अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। सुहाना साहिल की पकड़ से छूटते ही 2 कदम पीछे हो जाती है और अपने सर पर पल्लू रख लेती हैं। सुहाना के हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। अनवी बेड पर सुकून से सोई हुई थी। अनवी को क्या ही पता कि उसके पापा कितने बुरे हैं। रत्ना देवी साहिल की ओर पलट कर कहती है कर क्या रहा है तू? तू जानता है अगर बाऊजी को पता चला कि तू सुहाना को टॉर्चर करता है तो वह तुझे अपने हाथों से सजा देंगे। पहले तेरे हाथ दिखा मुझे। इतना कह साहिल के हाथों को चेक करती है तो साहिल के हाथ पर निशान थे, लेकिन बिल्कुल हल्के। सुहाना भी उस निशान को देख लेती है। रत्ना देवी अचानक से पीछे मुड़ सुहाना से कहती हैं तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा रसोई घर में जाकर खाने की तैयारी कर। सुहाना अपने आंसू साफ कर बाहर जाने लगती हैं तो रत्ना देवी सुहाना को रोकते हुए कहती हैं रुक जा। सुहाना मुड़कर देखती है तो रत्ना देवी तेज कदमों से सुहाना की ओर आकर सुहाना को बाजू से पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाकर कहती हैं पहले अपने ये चोट के निशान छिपा कर जा। सुहाना नम आंखों से रत्ना देवी को देख रही थी। सुहाना अपने दिल में अपने दर्द को दबाकर मेकअप से अपने निशान छिपाने लगती हैं। रत्ना देवी बड़े ही ध्यान से एक एक स्टेप को देख रही थी। सुहाना अपनी चोट के निशान छिपाकर वहां से चली जाती हैं। सुहाना के जाने के बाद रत्न देवी अच्छे से दरवाजे को बंद कर देती हैं। फिर मेकअप किट उठाकर साहिल के पास जा उसके हाथ के निशान को छिपाते हुए कहती हैं तू कल रात आशी के कमरे में गया था ना? ये बात बाऊजी जानते हैं। तू जानता है उन्होंने कहा कि अगर आशी सच जान गई तो वो तुम्हें नहीं बचाने वाले, समझे तुम? जितना आशी से दूर रहोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। पावर पैसा सब है आशी के पास। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। सबके हाथों पर ये निशान चेक कर रही है, इसलिए बीती रात उसे मारने गया था पर बच गई साली। दांत पीसते हुए साहिल कहता है। कुछ देर बाद नीचे डिनर के समय सभी डिनर करने के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। आशी एक साइड में खड़ी थी। आशी ने एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी। आशी के राइट हैंड में चोट लगी थी इसलिए कोई काम नहीं करवा रहा था। आशी की नज़र दरवाजे से अंदर आती हुई नियारा पर जाती है। आशी नियारा के पास जा नियारा को बाजू से पकड़कर साइड में लेकर जाने को होती है, लेकिन जैसे ही आशी नियारा की बाजू को टच करती है तो आशी को कुछ टाइट फील होता है। आशी को समझते देर नहीं लगती। आशी नियारा को दूसरी बाजू से पकड़कर बाहर गार्डन में एक चेयर पर बैठाकर कहती है तू अपना ये काम क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों अपनी जान हथेली पर लेकर घूमती है? अपनी फैमिली के बारे में सोच। नियारा लापरवाही से जवाब देते हुए कहती हैं कोई फैमिली नहीं है मेरी, और ना ही मेरी फैमिली को मेरी कोई फिक्र है। आशी नियारा को समझाते हुए कहती हैं मैं नहीं जानती तेरे और तेरी फैमिली के बीच क्या हुआ है, लेकिन तुझे मिलना चाहिए उनसे। कौन है तेरी फैमिली? अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर कुछ करती। नियारा कहती हैं बड़ी तू मुझे यहाँ मेरी फैमिली पर लेक्चर देने नहीं आई, अपना काम बता क्यों मुझे यहाँ लाए है। आशी मुझे मेरे बॉडीगार्ड रोनी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
कहाँ रहता है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ, और साथ में एक स्केच आर्टिस्ट भी। न्यारा अपनी छोटी नजरें कर घूर कर देखती है। खड़े होकर आशी के सामने अपने हाथ बांध कर कहती है, स्केच आर्टिस्ट का क्या काम। आशी एक गहरी सांस ले कहती है, 6 साल पहले मेरे और डैड के एक्सीडेंट के अलावा 3 और लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। तब 3 और लोगों का हुआ था जिसमें से एक जिंदा है, लेकिन उसकी याददाश्त और आवाज दोनों ही नहीं है। मैं उसके पेरेंट्स के स्केच बनवा कर उनके बारे में पता लगाना चाहती हूँ कि वो लोग कौन। न्यारा आशी की बात समझते हुए कहते हैं, मेरी बड़ी किसी की हेल्प करना चाहती है, उसकी फैमिली के बारे में पता लगाकर, और बड़ी काम हो जाएगा, कब चाहिए ये बता देना। इतना कह न्यारा अंदर जाने लगती हैं। आशी न्यारा को रोकते हुए कहती हैं, निया क्या तुम अपना काम कभी नहीं छोड़ने वाली? क्या तुम अपनी सारी जिंदगी इसी काम के पीछे लगा दोगी, और अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो? न्यारा आशी की बात सुन फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, क्या बात है सीईओ साहिबा, बड़े प्यार और मेरे काम पर लेक्चर दे रही है आज मुझे? जान सकती हूँ क्यों? आशी, मैं बस एक नॉर्मल सा सवाल पूछ रही हूँ। मेरे इस सवाल का जवाब आज भी नहीं बदला है। ये सवाल कहीं कवि के तो नहीं है ना? अगर उसके है तो कह देना, उसे मेरा जवाब पता है। मेरा इंतजार करने की बजाय अपने लिए कोई और ढूंढ ले। इतना कह न्यारा अंदर चली जाती हैं। आशी अपने मन में कहती है, इस कवि और न्यारा के बीच में मैं क्यों फंस गई? सच में ये लास्ट वाला सवाल कवि का ही था जो आशी पूछ रही थी। रोनी का घर। नाज धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। नाज को आंखें खोलते ही अपने सामने रोनी का चेहरा नजर आता है। रोनी बेड से टेक लगाकर नाज का हाथ पकड़कर बैठे बैठे ही सो जाता है। नाज एक झटके से अपना हाथ रोनी के हाथ से छुड़वाकर रोनी को बेड से धक्का दे देती हैं। रोनी रोल होते हुए बेड से नीचे गिर जाता है। रोनी को नाज की इस हरकत पर गुस्सा तो आता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपनी कमर पकड़कर नाज से कहता है, ये क्या हरकत है? नाज रोनी को घूरते हुए कहती हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रिवेंज लेना है ना, तो मेरी ये झूठी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने इस दिखावे को अपनी जेब में रखो। रोनी एक गहरी सांस ले खुद को शांत करते हुए खड़े होकर नाज से कहता है, तुम आराम से बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कह रोनी रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद रोनी खुद अपने हाथों से नाज के लिए हेल्थी खाना बनाकर लाता है। नाज उस खाने की खुशबू ले स्माइल कर देती हैं। नाज की आंखों में एक चमक देखी जा सकती थी। ना जाने कब नाज ने पेट भरकर खाया था। रोनी नाज के सामने खाने की ट्रे रख देता है। नाज अपनी आंखों में सवाल लिए रोनी से कहती हैं, कहीं तुम मुझे पनिश करने के लिए इसे कुछ मिलाकर तो नहीं लाए हो ना? नाज का सवाल सुन रोनी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन नाज के देखने से पहले ही रोनी खुद को नॉर्मल कर लेता है। रोनी नाज से कहता है, सॉरी। नाज झट से एक फीकी हंसी हंसते हुए कहती हैं, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा रिवेंज अभी बाकी है। अभी ना मैंने मेरी दी को कुछ बताया है और ना ही मैं मरी हूँ। अभी तो तुम मुझे और भी टॉर्चर करने वाले हो। नाज कुछ सोचने की एक्टिंग कर आगे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये केयर मेरी इसलिए कर रहे हो कि मैं एक बार फिर बेवकूफ़ बन तुम पर भरोसा करूँ और तुम फिर से मुझे आईना दिखाओ और मुझे हट करो। रोनी अंदर ही अंदर नाज की बातों को सुन टूट रहा था। रोनी अपने इमोशंस को नाज के सामने कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रोनी वहां से चला जाता है और जाने से पहले नाज से कहता है, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, और रूम से चला जाता है। नाज को रोनी की बात पर यकीन नहीं था, इसलिए नाज पहले थोड़ा सा खाकर खाना चेक करती है। नाज को वो खाना सच में बहुत टेस्टी लगता है। नाज भूखे होने के कारण जल्दी जल्दी उस खाने को खाने लगती हैं। अचानक ही नाज को हिचकी आना शुरू हो जाती हैं। तभी एक हाथ नाज के सामने पानी का ग्लास करता है। नाज सामने हैरानी से देखती है। नाज पानी का ग्लास ले एक ही बार में सारा पानी पी जाती है। नाज ग्लास टेबल पर रख कर कहती हैं, थैंक यू मिस्टी माँ। मिस्टी माँ बड़े ही प्यार से नाज के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, आराम से खाओ बेटा, ये सब खुद रोनी ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, वो भी बड़े प्यार से। नाज मिस्टी माँ की ओर एक फेक स्माइल करते हुए कहती हैं, मिस्टी माँ आप भी क्या मजाक कर रही है? रिवेंज के लिए की गई शादी में प्यार कहाँ से आ गया? मिस्टी माँ अपने मन में कहती हैं, प्यार तो है पर वो दबाया जा रहा है। मिस्टी माँ नाज से कहती हैं, आराम से खाओ और अपना ख्याल रखना, अब तुम अकेली नहीं हो। इतना कह मिस्टी माँ चली जाती है। नाज जो खाना खाने में बिजी थी, वो मिस्टी माँ के जाने के बाद इधर उधर देखकर कहती है, मैं तो अकेली ही हूँ इस कमरे में। तो मिस्टी माँ क्या कहना चाहती थी? नाज को तो मिस्टी माँ की बात समझ ही नहीं आती। नाज वापस अपनी सोच को झटक खाना खाने लगती हैं। रोनी विंडो पर खड़ा नाज को देख रहा था। रोनी के चेहरे पर नाज की हरकत देख एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। नेक्स्ट डे, आदि की शादी का दिन। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। आज सभी जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज बहुत सारी रस्में करनी थी। चाक, भात, निकासी और भी सभी लेडीज चाक की रस्म के लिए रेडी होकर जाने के लिए खड़े थे।
सिमरन जी आशी को बुलाने जाती है तो करण मिरर के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। सिमरन जी करण से पूछती हैं आशी रेडी नहीं हुई, हमें जाना है, सब आशी का वेट कर रहे हैं। करण अपनी छोटी नजरें कर कहता है पर वह तो 1 घंटे पहला ही रेडी हो जाली। लेकिन वो तो 1 घंटे पहले रेडी हो जा चुकी। करण कुछ सोच हुए अपने मन में कहता है गर आशी घर न को नी तो कीत गई, अगर आशी घर पर नहीं है तो कहाँ गई। सिमरन जी करण को किसी सोच में खोए हुए देख कहती हैं हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो, शाम तक आ जाएगी। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे